हाय गाइस, यू आर वाचिंग फार्मेसी तैयब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड आई एम फार्मासिस्ट तैयब। तो आज आप देख रहे हैं जी फिजिकल फार्मेसी लेक्चर सीरीज का एक लेक्चर है। लेक्चर नंबर 5 है ये, लिटरेचर ऑफ फार्मेसी के। फार्मेसी के अंदर जो बुक्स हैं, ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल, कंपेंडिया, फार्माकोपिया, किसी भी वाले से आप कह सकते हैं। तो आप इसका कई नाम रख सकते हैं। लिटरेचर ऑफ फार्मेसी भी रख सकते हैं, ऑफिशियल बुक ऑफ फार्मेसी भी रख सकते हैं, बुक रिलेटेड टू फार्मेसी। तो आज हम ये सारा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो इस टॉपिक की सब हेडिंग देख लेते हैं जी। इससे पहले 4 लेक्चर और भी अवेलेबल हैं। अगर हिस्ट्री के हवाले से जैसे 3 लेक्चर अवेलेबल हैं, मुस्लिम साइंटिस्ट के हवाले से अलग मैंने रिकॉर्ड किए जो फार्मेसी के लिए बच्चों के लिए चाहिए। दूसरे जो इरा एंशिएंट इरा उसके लिए अलग रिकॉर्ड किया। 3 वीडियोस अवेलेबल हैं हिस्ट्री की, और पहली जो है वो ओरिएंटेशन पे भी एक वीडियो अवेलेबल है। ये हम 5वां लेक्चर देख रहे हैं। अगर आपने पहले 4 लेक्चर नहीं देखे तो वो भी देख सकते हैं, जाकर वॉच कर सकते हैं, और इससे आगे आने वाले लेक्चर भी देख सकते हैं। ये फिजिकल फार्मेसी जो फर्स्ट ईयर या फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर ऑफ डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कोर्स में पढ़ाया जा रहा है, उस पे मुश्तमिल जो है वो वीडियो है। स्टार्ट करते हैं जी। आज के टॉपिक की सब हेडिंग देख लेते हैं। पहली सब हेडिंग हम फार्माकोपिया के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज फार्माकोपिया। फॉर्मुलरी के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज फॉर्मुलरी, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है या सिमिलरिटी क्या होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपेंडिया को पढ़ेंगे। कंपेंडिया क्या होता है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है। मोनोग्राफ को देखेंगे और उसकी एक एग्जांपल देंगे, क्योंकि मोनोग्राफ बच्चों को नहीं पता होता। 5 साल की फार्मेसी डिग्री पढ़ लेते हैं, लेकिन जब मोनोग्राफ का क्वेश्चन किया जाता है तो उनको मोनोग्राफ नहीं पता। आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ा रहे हैं जी मोनोग्राफ क्या होता है और उसकी एग्जांपल क्या है। ब्रिटिश फार्माकोपिया के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स की डिटेल से पढ़ेंगे। इंटरनेशनल एंड नेशनल फार्माकोपिया की डिटेल से पढ़ेंगे हम। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया और नेशनल फार्मोलरी की कम्बिनेशन जो आ रही है बुक, उसको डिटेल से पढ़ेंगे। स्टेट ऑफ फार्माकोपिया ऑफ यूएसएसआर, उसको डिटेल से पढ़ेंगे। पाकिस्तान फार्माकोपिया जिसपे मटीरियल अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे, उसके हवाले से डिटेल से पढ़ेंगे। इंडियन फार्माकोपिया के हवाले से पढ़ेंगे। और इसके अलावा नॉन ऑफिशियल जो है मर्क इंडेक्स है, मार्टिनडेल है और अदर को हम भी इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके एचईसी के सिलेबस के मुताबिक उठाए जा रहे हैं। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट ईयर या फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के लिए हैं जी। स्टार्ट करते हैं। फार्माकोपिया क्या होती है जी। पहले ये वर्ड जो है फार्माकोपिया ड्राइव किया गया ग्रीक वर्ड से। 2 वर्ड है। पहला फार्माकोन मतलब ड्रग, आप कई दफा पढ़ चुके हैं। पोइया मतलब मेक, यानी मेकिंग ऑफ ड्रग। ड्रग को बनाने का तरीका, उसका मेथड, उसका प्रोटोकॉल, उसका प्रोसीजर, उसके टेस्ट, उसके आइडेंटिफिकेशन, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसका स्ट्रक्चर, हर चीज ड्रग बनाने के लिए जो जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो जिस बुक में अवेलेबल होती है उसे आप फार्माकोपिया कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन ये है। एक सिंपल डेफिनेशन ये भी है कि इट इज अ लिस्ट ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंस, क्रूड ड्रग एंड फार्मरी फॉर मेकिंग द प्रिपरेशन फ्रॉम देम। के मेडिसिनल सब्सटेंस, क्रूड ड्रग जो है उनकी एक लिस्ट है, उसकी डिटेल दी गई है। किस हवाले से डिटेल दी गई है कि उसके आपने ड्रग कैसे बनाना है, उसका प्रोडक्ट कैसे बनाना है। फार्माकोपिया और फार्मरी में डिफरेंस देखते हैं। ऐसी बुक जिसके अंदर स्टैंडर्ड मौजूद हो ड्रग के लिए, या रिलेटेड सब्सटेंस। रिलेटेड सब्सटेंस का क्या मतलब है। ड्रग का मतलब क्रूड ड्रग, और रिलेटेड सब्सटेंस का मतलब है हमारे पास एक्सीपिएंट, कि कोई भी मेडिसिन, सिरप, सस्पेंशन, इमल्शन, टैबलेट कुछ भी बनाना, उसमें एक एपीआई होगा जिसे हम ड्रग कहते हैं। दूसरे एक्सीपिएंट होंगे सारे, वो भी सारे के सारे सब्सटेंस की इंफॉर्मेशन, उनका स्टैंडर्ड्स जिस बुक में लिखा होता है उसे फार्माकोपिया कहते हैं, और आप फार्मरी भी उसे कह सकते हैं। तो फार्माकोपिया फार्मरी में कोई डिफरेंस नहीं है। क्या यानी कि है एक ऐसी बुक जिसके अंदर स्टैंडर्ड है ड्रग के और एक्सीपिएंट के, उनको हम फार्माकोपिया कहते हैं या फार्मरी। अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, एक ही लफ्ज बोलना हो फार्माकोपिया फार्मरी की जगह पे, तो हम ड्रग कंपेंडिया भी उन बुक्स को कह सकते हैं। हम आगे पूरी वीडियो में ड्रग कंपेंडिया ही कहेंगे ज्यादातर जब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन में। तो ड्रग कंपेंडियम मीन कॉम्बिनेशन ऑफ फार्माकोपिया एंड फार्मरी। जितनी भी फार्माकोपिया फार्मरी अवेलेबल उन सबको ड्रग कंपेंडिया कह देते हैं। इसके अंदर मौजूद क्या होता है इनकी बुक्स के अंदर, इट कंटेन अ लिस्ट ऑफ ड्रग एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंस रिगार्डिंग, किस पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसका सोर्स क्या है, उस ड्रग का, उस एक्सीपिएंट का सोर्स क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, उसकी शक्ल कैसी, उसका कलर कैसा है, उसके जो है वो आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स कौन से हैं, उसके टेस्ट कौन से हैं, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट और प्रोडक्ट के अंदर जाके टेस्ट कौन से हैं, उसके फार्मूलाज कौन से प्रिपेयर करने के, और उसके जो है वो एक्शन जो है वो क्या है, उसके यूज क्या है, उसकी डोज क्या है, उसका स्टोरेज कंडीशन क्या है। ये सारा कुछ जिस बुक में लिखा होता है उसे फार्माकोपिया कहते हैं या फार्मरी कहते हैं या ड्रग कंपेंडिया कहते हैं। तो दीज बुक्स, लेकिन ये जो किताबें हैं ये हर बंदा खुद नहीं लिख सकता। ये सिर्फ कंट्री लिखती है, और गवर्नमेंट के अंडर, यानी कि कोई भी कंट्री
किसी भी मुल्क में आप रह रहे हैं तो वहाँ आपकी जो गवर्नमेंट होगी उसके अंडर अपनी एक अलग से फार्माकोपिया लिखी गई हो चुकी होगी और फार्मूली लिखी गई होगी या ड्रग कंपेंडिया लिखी गई होगी। एक छोटा सा फर्क और मैं आपको बता देता हूँ, फार्मूली और फार्माकोपिया तो सेम ही है, लेकिन फार्मूली का लफ्ज़ हम ज़्यादातर पता कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जहाँ सिर्फ हम लिस्ट ऑफ ड्रग की बात कर रहे हों, जैसे हॉस्पिटल की फार्मूलरी, हॉस्पिटल के अंदर इस्तेमाल होने वाली जो ड्रग हैं उनकी हमने बस एक लिस्ट बना ली है, उसको हम क्या कहेंगे, फार्मूलरी कहेंगे। अब उसके अंदर भी हमने यूज़ भी लिखा है, डोज भी लिखी है उसकी, जो है वो इसको इस्तेमाल कराने का, बच्चे के अंदर, पेडियाट्रिक के अंदर, अडल्ट के अंदर सारी डोज वगैरह लिखी है, एक लिस्ट है ड्रग की। लेकिन वहाँ हॉस्पिटल के अंदर उस लिस्ट को हम क्या कहेंगे, फार्मूलरी। लेकिन अगर वो यानी कि कंट्री लेवल पे लिखी जा रही है चीज़ें तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम फार्माकोपिया कह देंगे। तो दोनों क्या ड्रग की लिस्ट है। फार्मूलरी आप कह सकते हैं समझने के लिए कि ये स्मॉलर स्केल पे इस्तेमाल हो रही है, कोई डेवलपिंग कंट्री इस्तेमाल कर रहे हैं या छोटे छोटे अदारे जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि पूरे जो है वो एक सूबे की, एक ज़िले की मेडिसिन परचेज करनी, उन्होंने पहले फार्मूलरी बना रही है, उस फार्मूलरी को जो फार्मासिस्ट अपने अपने हॉस्पिटल में मेंटेन रखते हैं उसको सेल और परचेज करते हैं, और डॉक्टर भी उस फार्मूलरी में से क्या चीज़ निकाल सकते हैं क्योंकि उसके ऊपर यूज़ लिखे हुए हैं, डिस्क्रिप्शन लिखी हुई हैं और डोजेज लिखी हुई हैं, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखे हुए हैं। तो लेकिन अगर ड्रग मेकिंग की बात करें, बनाना कैसे है, उसको इस्तेमाल ओवरऑल एक बड़ा कंट्री लेवल पे बात करेंगे तो उस किताब को हम फार्माकोपिया कहेंगे। ये जनरल सा डिफरेंस है जो कि आपको समझने में आसानी होगी। बाकी जो भी स्टैंडर्ड होगा ड्रग का, एक्सिपिएंट का, उस बुक को हम दोनों नाम दे सकते हैं, फार्मूलरी भी और फार्माकोपिया भी, और इन दोनों को इकट्ठा ड्रग कंपेंडिया। फार्माकोपिया जो है वो ये क्या सवाल ये पैदा होता है कि एक दफ़ा लिख दी गई वैसे ही लिखी रह जाएगी या उसको रिवाइज करेंगे। जी हाँ, हम रिवाइज करेंगे, टाइम टू टाइम रिवाइज करेंगे और होती भी आ रही हैं। हम सारी फार्मूले जो पढ़ेंगे आपको बताएंगे कि ये वाली जो है फार्माकोपिया कब बनी, कब रिवाइज हुई, कितने एडिशन है, कितने नहीं, सब आज के लेक्चर में है। तो वजह क्या रिवाइज करने की कि ताकि जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आ रही है वो हम उसमें अवेलेबल करें, और जो हमारे पास क्या कहते हैं ऐसी इंफॉर्मेशन मौजूद है जो काबिल इस्तेमाल नहीं है उनको रिमूव कर दिया जाए। अब लेटेस्ट इंफॉर्मेशन कब फार्माकोपिया का हिस्सा बनेगी, जब तक वो एस्टेब्लिश नहीं हो जाती, यानी एक रिसर्च हुई, उसके बाद फिर रिसर्च हुई, उसकी जो है वो पूरी वो करवाया गया, प्रोटोकॉल को फॉलो किया गया, उसको यूज करवाया गया, और सारी जो है वो हेल्थ एजेंसीज हैं, WHO या दूसरी जो अदारे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, अपने अपनी कंट्री के अपने अपने अदारे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट, उन्होंने जब अप्रूव कर दिया तो फिर वो उस मुल्क की फार्माकोपिया के अंदर उस ड्रग, उस कंपाउंड, उस API, उस एक्सिपिएंट के बारे में लिखा जाएगा, उसे इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। अब जब हम हर दफ़ा नई नई प्रोडक्ट लिखते जाएंगे तो हमने बुक भी तो एक रीजनेबल साइज के अंदर रखना है कि मिसाल लेट्स सपोज एक बुक के 6 वॉल्यूम है, लेकिन वॉल्यूम की भी तो एक हद होती है ना कि बुक हम कितनी बड़ी बाइंडिंग कर सकते हैं। तो बुक को रीजनेबल साइज में रखने के लिए जैसे जैसे हम न्यू ड्रग इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं तो जो पुरानी लेस फ्रीक्वेंट यूज ड्रग होती हैं या फार्मास्यूटिकल एडजुवेंट होते हैं उनको हम क्या करते हैं, ओमिट करते चले, नए एडिशन के अंदर उसको हम डिलीट करते चले जा रहे होते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं। जो लेस फ्रीक्वेंट यूज हैं और जो नई इजाद हो रही है, नए काबिल इस्तेमाल है कम्युनिटी के लिए, मुल्क के लिए, उसको हम ऐड करते जा रहे होते हैं। हम सारी ही इंफॉर्मेशन को अगली दफ़ा फिर पब्लिश नहीं कर सकते, फिर अगली दफ़ा फिर नहीं। कुछ बातें आपको पुराने एडिशन में जाके मिलेंगी, कुछ बातें आपको लेटेस्ट एडिशन में मिलेंगी। लिहाजा होता क्या है कि हर जो नया एडिशन हमारे पास आएगा उसमें कोई ना कोई नए मोनोग्राफ होंगे और पुराने जो हैं वो मोनोग्राफ डिलीट किए होंगे। अभी पढ़ते हैं मोनोग्राफ क्या होता है डिटेल से। तो अब सवाल हमारा ये ज़हन में पैदा होता है कि इन बुक्स को लिखता कौन है। एक बात तो हमने पढ़ ली कि कंट्री लेवल पे ही लिखी जाएगी और गवर्नमेंट के अंडर लिखी जाएगी, लेकिन लिखेगा कौन, कौन से बंदे होंगे, किन की एक्सपर्ट ओपिनियन होगी? वो मेडिकल प्रैक्टिशनर होंगे, वो टीचर्स होंगे, वो फार्मास्यूटिकल जो मैन्युफैक्चरर्स होंगे, उनके जो वहाँ फार्मासिस्ट सीनियर्स अवेलेबल होंगे जो मेडिसिन को वहाँ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कई सालों से, उनकी राय लिखी जाएगी। तो एक्सपर्ट ओपिनियन पूरे मुल्क की इकट्ठी करके एक बुक बनाई जाती है, फार्माकोपिया जिसे हम कहते हैं। इसकी अहमियत क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ फार्माकोपिया, मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी एंड कंट्रोल द स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग अवेलेबल इन मार्केट। एक मुल्क के अंदर जो बिकने वाली मेडिसिन है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? उसको कंट्रोल करने का सिंपल सा तरीका है कि स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस करवाओ।
हमने बुक लिख दी, उस बुक के अंदर हमने स्टैंडर्ड लिख दिए कि भाई इस केमिकल की इस डोज में आप मेडिसिन बना सकते हैं, तो क्या होगा, हर कंपनी उसी डोज में मेडिसिन बनाएगी। गोली लिखेंगे गोली बनाएगी, सिरप लिखेंगे सिरप बनाएगी, इंजेक्शन लिखेंगे इंजेक्शन बनाएगी, और इस तरह क्या होगा, पूरे मुल्क में एक यूनिफॉर्मिटी होगी। यानी कि आप ब्रांड जिस मर्जी कंपनी का ले रहे हैं, उसके अंदर जो एपीआई है या उसकी जो मिकदार है या जिस बीमारी के लिए वो यूज हो रही है वो सेम होगी। जैसे पैरासीटामोल एक केमिकल है, तो पैरासीटामोल के काफी सारे ब्रांड होंगे, लेकिन वो ब्रांड किस बुनियाद पे बनाए जा रहे हैं, जो फार्माकोपिया के अंदर पैरासीटामोल का मोनोग्राम मौजूद है उस स्पेसिफिकेशन के मुताबिक बनाए जा रहे हैं, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, उसको एग्जैक्ट मैच करना है इन्होंने। तो क्या होगा, कोई भी कंपनी बनाए मुल्क में बैठ के, किसी भी मुल्क के कोने में बैठ के, दाएं बाएं किसी भी कोने में बैठ के बनाए, तो वो यूनिफॉर्म बनेंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है। फार्माकोपिया बनाने की दूसरी वजह यह है कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देना, ना सिर्फ ड्रग के हवाले से बल्कि उसकी कौन सी डोजेज फॉर्म बननी है उसके हवाले से भी। तीसरा, अडल्ट्रेटेड ड्रग, अलग से वीडियो अवेलेबल आप देख सकते हैं। अडल्ट्रेटेड ड्रग का हम फार्माकोग्नोसी के अंदर डिटेल से जाके इसको पढ़ेंगे, इसका पूरा चैप्टर है वहां फार्माकोग्नोसी के अंदर। अभी आपको बता देता हूँ, ऐसी ड्रग जो ओरिजिनल से मिलती जुलती हो, उसका टेस्ट, उसकी शेप, उसका जो है वो पार्ट यूज, जैसे बार्क है किसी चीज की, यानी कि दरख्त की एक बार्क है, तो दूसरे दरख्त की वैसी बार्क हो, तो वो क्या होगा कि मार्केट जो ताजर होंगे वो उसको उसकी जगह बेच देंगे, यानी बताएंगे कि ये फलां दरख्त की है लेकिन होगी किसी और दरख्त की। तो जो इस तरह दो नंबरी करके बेची जा रही है या ओरिजिनल के अंदर मिक्स करके बेची जा रही है, उसको हम कहते हैं अडल्ट्रेटेड ड्रग। तो अडल्ट्रेटेड ड्रग को कैसे हम पहचान सकते हैं? अगर हमें ड्रग की डिस्क्रिप्शन मौजूद होगी कि यार ड्रग का कौन सा पार्ट इस्तेमाल होना है या कौन सा पाउडर होना है, उसकी जड़ होनी है, उसका तना होना है, उसका पत्ता होना है, क्या चीज उसका यूज होनी है, उसकी जड़ होनी है, और उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, उसके अंदर एपीआई कौन से हैं, उसके अंदर जो है वो एपीआई के अलावा और कौन से इंग्रेडिएंट मौजूद हैं, कितने परसेंट में उसमें इंग्रेडिएंट मौजूद होते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि दो सेम प्लांट हैं एक ही फैमिली के, एक के अंदर जो है वो परसेंटेज ज्यादा है एपीआई की और दूसरी चीजें भी हैं, लेकिन दूसरा उसी फैमिली का जो पौधा है उसके अंदर एपीआई की मिकदार बहुत कम है लेकिन मौजूद है उसमें भी। तो हमें कहां से पता चलेगा? हमें फार्माकोपिया से पता चलेगा कि हमें कौन से दरख्त से कौन सा केमिकल लेना है या कौन से केमिकल रिएक्शन से कौन सा हमें प्रोडक्ट बनाना है। तो हम इन अडल्ट्रेटेड ड्रग से बचने के लिए भी फार्माकोपिया को लाते हैं, स्टैंडर्ड लाते हैं। जब हर बंदा स्टैंडर्ड फॉलो करता है तो वो अडल्ट्रेटेड से भी बच जाता है सेल और परचेज करने से। फिर रेफरेंस, लेबोरेटरी को रेफरेंस चाहिए ना। डीटीएल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज हर मुल्क के अंदर मौजूद होती हैं। ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी सूबा लेवल, प्रोविंस लेवल पे भी होती हैं, फेडरल लेवल पे भी होती हैं। उन लोगों ने किस बुनियाद पे एक ड्रग को एक्सेप्ट कर लेना कि ये ब्रांड जो मेडिसिन बना रहे सही बना रहा है, दूसरे की रिजेक्ट कर दी, किस बुनियाद पे? फार्माकोपिया की बुनियाद पे, फार्माकोपिया की स्टैंडर्ड की बुनियाद पे। तो हमें उनको भी एक स्टैंडर्ड और रेफरेंस देने के लिए फार्माकोपिया की जरूरत पड़ती है। और प्राइवेट लैब भी इसी तरह है। इंडस्ट्री के अंदर कोई भी जो इंडस्ट्री है उसके अंदर अपनी क्यूसी लैब होती है, वो किस बुनियाद पर टेस्टिंग करेगी, उसको भी तो रेफरेंस देना है, तो उसके लिए भी फार्माकोपिया हमें चाहिए होगी, वो भी फार्माकोपिया को फॉलो करेगी। और फार्माकोपिया का नाम ऊपर मेंशन करना होता है मेडिसिन का कि ये हम बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया के मुताबिक बना रहे हैं, ये हम पाकिस्तानी फार्माकोपिया के बना रहे हैं, हम यूरोपियन फार्माकोपिया के मुताबिक बना रहे हैं। तो फार्माकोपिया है तो उसके मुताबिक बना रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी इंपॉर्टेंस है, इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। और इसी तरह जो एकेडमिक इंस्टीट्यूट है उसके अंदर जो लैब्स है उसमें परफॉर्मेंस हो रही है, या जो एमफिल स्कॉलर्स और पीएचडी स्कॉलर्स है उनकी रिसर्च हो रही है, वो कहाँ से स्टैंडर्ड लेके आ रहे हैं? वो भी फार्माकोपिया को फॉलो कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर भी फार्माकोपिया को फॉलो कर रहे हैं। तो फार्माकोपिया बहुत ही जरूरी है मेडिसिन के रिलेटेड काम करना, चाहे वो पढ़ने का काम हो, रिसर्च का काम हो, बनाने का काम हो, बेचने का काम हो, किसी भी हवाले से फार्माकोपिया सबसे अहम है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपेंडियम, मतलब फार्माकोपिया कह सकते हैं ना, फॉर्मुलरी कह सकते हैं, दोनों को मिलाकर कंपेंडिया कहते हैं। दो तरह की होते हैं जी, ऑफिशियल कंपेंडिया, नॉन ऑफिशियल कंपेंडिया। आए पढ़ते हैं इन्हें। ऑफिशियल कंपेंडिया जो है वो ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं, रिलेटेड सब्सटेंस मतलब एक्सिपिएंट के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं, और उन्हें लीगल स्टैंडर्ड माना गया है कंट्री की तरफ से। उसके अंदर हर जो किसी भी एक मुल्क के अंदर चीज इस्तेमाल होनी है उसका लीगल स्टैंडर्ड दिया गया उस सब्सटेंस का, जैसे उसकी प्योरिटी बताई गई है, उसकी क्वालिटी बताई गई है, उसकी स्ट्रेंथ बताई गई है। कौन बता रहा है? एक गवर्नमेंट बता रही है, उस मुल्क की गवर्नमेंट जिसके अंदर वो फार्माकोपिया फॉलो की जा रही है, वो ऑफिशियल कंपेंडिया को फॉलो किया जा रहा है, वो कौन बता रही है? गवर्नमेंट बता रही है। तो इसको कहते हैं गवर्नमेंट अप्रूव बुक
या ऑफिशियल कंपेंडिया या ऑफिशियल फार्माकोपिया। ऑफिशियल कंपेंडिया की मिसालें कौन कौन सी हैं? पहली है जी पाकिस्तान फार्माकोपिया, पाकिस्तान कंट्री है उसकी अपनी फार्माकोपिया है। इस तरह ब्रिटिश फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, नेशनल फार्मोरी, स्टेट फार्माकोपिया ऑफ यूएसएसआर रशिया की है ये, इंडियन फार्माकोपिया इंडिया की है, इंटरनेशनल फार्माकोपिया पूरी दुनिया के लिए है, यूरोपियन फार्माकोपिया यूरोपियन के लिए है, और दूसरी मुल्क की जो कंट्रीज यानी कंट्री की जो ऑफिशियल गवर्नमेंट ने अप्रूव की है फार्माकोपिया उसको हम ऑफिशियल फार्माकोपिया कहेंगे या ऑफिशियल कंपेंडिया कहेंगे। अनऑफिशियल कौन सी हैं? ऐसी बुक्स जो कि ऑफिशियल तो नहीं है, किसी कंट्री ने उसे ऑफिशियल डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन वो सेकेंडरी रेफरेंस के तौर पे बड़ा अच्छा रेफरेंस जो है हमें देती हैं ड्रग के हवाले से, उसके रिलेटेड सब्सटेंस के हवाले से, यानी रेफरेंस उसके अंदर बड़ा अच्छा है, जो स्टडी मटेरियल मौजूद है, जो मवाद मौजूद है, जो मटेरियल मौजूद है वो बहुत अच्छा है, वो काबिल इस्तेमाल है, एज ए सेकेंडरी रेफरेंस के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। तो उन सब बुक्स को हम अनऑफिशियल कंपेंडिया, अनऑफिशियल फार्माकोपिया कह देते हैं, अनऑफिशियल फार्मोरी कह देते हैं। अनऑफिशियल के अंदर हमारे पास सबसे मशहूर जमाना कौन सी हैं? रेमिंगटन फार्मास्यूटिकल साइंस, द यूनाइटेड स्टेट डिस्पेंसरी मार्क इंडेक्स, मार्टनडेल। आए जी हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फार्माकोपिया हो गया, उसके डिफरेंस पढ़ लिया हमने, अब मोनोग्राफ पढ़ते हैं। व्हाट इज मोनोग्राफ? फार्माकोपिया पढ़ाने से पहले मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हर फार्माकोपिया मैंने बार बार एक ही लफ्ज बोलना है, मोनोग्राफ मोनोग्राफ मोनोग्राफ, इसके अंदर इतने मोनोग्राफ, इसके अंदर इतने मोनोग्राफ। तो जो भी मेरी वीडियो आप देखेंगे फार्माकोपिया की, ब्रिटिश, यूनाइटेड स्टेट, तो उसके अंदर बार बार मैंने मोनोग्राफ का जिक्र किया, तो क्यों ना आपको पहले मोनोग्राफ पढ़ाया जाए। मोनोग्राफ क्या होता है जी? मोनोग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ डिटेल इंफॉर्मेशन ऑन द पार्टिकुलर ड्रग, इट्स डोजेज फॉर्म एंड द मेथड ऑफ एनालिसिस। यानी एक ड्रग के हवाले से जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन फार्माकोपिया के अंदर दी जा रही है उसे मोनोग्राफ कहते हैं। मिसाल देता हूँ, पैरासीटामोल, पैरासीटामोल की जो सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे, एक पेज, 2 पेज, 4 पेज पे इकट्ठी लिख दी गई है एक जगह पे, उसके अंदर जो है उसकी डोजेज फॉर्म, उसका मेथड ऑफ एनालिसिस, उसका टेस्ट, उसकी प्योरिटी, उसकी जो है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, उसके जो है वो अदर टेस्ट लिखे गए हैं, वो सारी की सारी डिटेल एक खास ड्रग की, उसको उस ड्रग का मोनोग्राफ कहेंगे। जैसे जैसे हमारे पास पैरासीटामोल की अगर डिटेल लिखीगी तो वो पैरासीटामोल का जो है वो हमारे पास मोनोग्राफ होगा। प्रोपेनोलोल की लिखीगी प्रोपेनोलोल का मोनोग्राफ होगा। इस तरह किसी की ड्रग की जो डिटेल इंफॉर्मेशन एक जगह पे लिखी जा रही है उसे हम मोनोग्राफ कहते हैं उस ड्रग का। और फार्माकोपिया के अंदर हम यही बातें डिस्कस करेंगे। इस फार्माकोपिया के अंदर 4000 मोनोग्राफ, मतलब 4000 ड्रग के बारे में लिखा जा रहा है। इस फार्माकोपिया के अंदर 3500 मोनोग्राफ है, मतलब 3500 मुख्तलिफ एपीआईज और एक्सिपिएंट के बारे में लिखा जा रहा है। तो क्या कह सकते हैं? डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रिपरेशन और का मोनोग्राफ के अंदर प्रिपरेशन के हवाले से डिटेल से बताया जाता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन के हवाले से। आए देख लेते हैं किसी भी ड्रग का मोनोग्राफ जो है वो मोस्ट ऑफ फॉर्मूलरी, सारी फॉर्मूलरी का जनरल हम पढ़ रहे हैं। जनरल मोनोग्राफ का पैटर्न क्या होता है? उसके अंदर केमिकल नेम लिखा जाता है उस ड्रग का, फॉर्मूला लिखा जाता है, उसका कैरेक्टर यानी उसकी सोलबिलिटी, उसकी अपीयरेंस, उसके पीएच, उसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट लिखे जाते हैं, उसका एसे लिखा जाता है यानी उसका जो है वो डिटरमाइंड द कंटेंट कि कितने परसेंट अवेलेबल है, स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन लिखी जाती है, लॉस ऑन ड्राइंग के हवाले से लिखा जाता है, सल्फेटेड ऐश लिखी जाती है, उसकी जो है वो स्टोरेज कंडीशंस लिखी जाती हैं, उसकी इम्प्योरिटीज, जब हम रिएक्शन के जरिए कोई एपीआई बना रहे हैं तो उस रिएक्शन के दौरान कौन कौन सी इम्प्योरिटी मौजूद हो गई, या किसी भी जो क्रूड ड्रग को हम ले रहे हैं तो उस क्रूड ड्रग के साथ कौन कौन सी इम्प्योरिटीज आएंगी और उसको हमने कैसे रिमूव करना है, कैसे अवॉइड करना है, ये सारा कुछ लिखा होगा। तो एक ड्रग के हवाले से ये सारी बातें लिखी हों उसको हम कहते हैं उस ड्रग का मोनोग्राफ। तो आए देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं। पैरासीटामोल मैंने यूरोपियन फार्माकोपिया में से उठाया एक मोनोग्राफ। वैसे तो ये पूरे कंप्लीट पेजेस थे, लेकिन मैंने पेजेस का छोटे छोटे पीसेस किया ताकि आपको उस डिटेल से बता सकूं। तो ये यूरोपियन फार्माकोपिया में से हमने पैरासीटामोल का मोनोग्राफ उठाया है। इसके अंदर देख ले, उसका पहले नाम लिखा हुआ, उसका स्ट्रक्चर आ गया, उसकी जो है वो केमिकल नेम आ गया, N4 हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटामाइड, और उसकी कंटेंट लिख दिया कि भाई 99% से 101.0% जो है ड्राई सब्सटेंस होना चाहिए। करेक्टर में उसकी अपीयरेंस लिख दी कि वाइट है, ऑलमोस्ट वाइट है, क्रिस्टलाइन पाउडर है ये। सोलबिलिटी में लिख दिया कि स्प्रिंगली सोलबल है वाटर के अंदर, फ्रीली सोलबल अल्कोहल, वेरी स्लाइटली सोलबल इन मिथाइल क्लोराइड। आगे चलते हैं करेक्टर के बाद, उसके बाद उसका आइडेंटिफिकेशन लिख दिया, और जो है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट पे आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। और उसका दूसरा मेथड रिएक्शन के जरिए कर दिया, इंफ्रारेड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का मेथड लिखा गया उसने। नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट आ गए कि कैसे आपने लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इसकी करनी है,
और उसका रेफरेंस, स्टैंडर्ड सोल्यूशन कैसे बनाना है, कितना फ्लो रेट रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना। इसके अलावा हमारे पास मोबाइल फेस उसने लिख दिया, आगे फ्लो रेट लिख दिया, इंजेक्शन की स्पीड लिख दी, कितने ml देना है आपने, डिटेक्शन लिख दी, रन रेट लिख दिया, रिलेटिव वेलोसिटी लिख दी। ये फिर हमारे पास आगे इम्प्योरिटीज के बारे में सारा बता दिया कि ये इम्प्योरिटीज हमारे पास होंगी। उसके अंदर हैवी मेटल के बारे में बताया कि कोई इंट्रैक्शन तो नहीं है, लॉस ऑन ड्राइंग, पैरासीटामोल की क्या होगी, सल्फेटेड ऐश क्या होगी, और ऐसे कैसे करना है इसका, यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ कंटेंट कैसे फाइंड करना है हमने, कितने परसेंट है, क्या है, इम्प्योरिटीज के स्ट्रक्चर्स आ गए सारे के सारे। ये सारे का सारा पैरासीटामोल का मोनोग्राफ था। वहां पे तो पेजेस के हिसाब से लिखा हुआ ना, लेकिन मैंने छोटे छोटे पीसीज बना दिए ताकि आपको समझ आ सके। तो मोनोग्राफ सिंपल आप क्या कह सकते हैं कि डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पार्टिकुलर ड्रग, जिस ड्रग की हम बात कर रहे हैं उस ड्रग का जो है वो सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन किसी एक जगह पे लिखी है, उसे हम मोनोग्राफ कहते हैं। और मोनोग्राफ फार्माकोपिया के अंदर मोनोग्राफ ही होते हैं ज्यादातर, जो सबसे मेन इनका कंपोनेंट है। तो ब्रिटिश फार्माकोपिया के बारे में पढ़ते हैं। बीपी इसका कॉमन नेम है। बीपी जहां भी आएगा, जैसे किसी भी मेडिसिन के ऊपर बीपी लिखा हो तो आपने समझ जाना है कि ये ब्रिटिश फार्माकोपिया के मुताबिक बनाई गई है। तो हम पढ़ते हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया क्या होती है। ब्रिटिश फार्माकोपिया हमारे पास सोर्स है ऑफिशियल कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड की फॉर मेडिसिन इन द यूनाइटेड किंगडम एंड अदर पार्ट ऑफ कंट्री। कि यूनाइटेड किंगडम की ये ऑफिशियल बुक है, अपनी उनकी उन्होंने लिखी है, उनके लिए ये ऑफिशियल है उनकी कंट्री के लिए। लेकिन ये इतनी रिसोर्सफुल है, इतनी वैल्यूएबल है कि दूसरे कंट्री ने भी इसको अडॉप्ट कर लिया है। लिखा क्या हुआ है, कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड जो मेडिसिन की है वो लिखा हुआ है इसके अंदर। इसने लिखा, कैसे लिखा, किस अरसे में कौन सी काउंसिल इसको लिखती रही, उसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। पहले एक मेडिसिन एक्ट बना 1858, यूनाइटेड किंगडम के अंदर एक मेडिसिन एक्ट बना 1858। उस एक्ट के तहत एक कौंसिल बनाएगी, जीएमसी, जनरल मेडिकल काउंसिल बनाएगी। प्रोविजंस और ड्यूटी थी जनरल मेडिकल काउंसिल की, वो सेक्शन नंबर 47 ऑफ मेडिसिनल एक्ट 1956 से उठाई गई कि वो वहाँ जो काउंसिल की ड्यूटीज हैं वही इसी जनरल मेडिकल काउंसिल की ड्यूटीज हैं। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी जनरल मेडिकल काउंसिल की उस वक्त जब ये बनाई गई थी? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इन्होंने ब्रिटिश फार्माकोपिया को जो है वो पब्लिश करना है। फार्माकोपिया कमीशन इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो क्या जो अभी हम जीएमसी पढ़ के आ रहे हैं, जनरल मेडिकल काउंसिल जो हम पढ़ के आ रहे हैं, क्या सारी की सारी जो है वो अब तक वही लिखता आ रहा है सारी फार्माकोपिया? जी नहीं, वक्त के साथ साथ ये चेंज होता रहा। ये जो फार्माकोपिया कमीशन है और नए नए एडिशंस जो है वो मुख्तलिफ कमीशन ने दिए हैं। ये जो डीएमसी है इसने 12 एडिशन तक इसने लिखा है, और उसके बाद जो है वो 13वां और 14वां एडिशन 13 एंड 14 एडिशन जो ब्रिटिश फार्माकोपिया का है वो हेल्थ मिनिस्टर्स जो हैं वो रिकमेंडेशन मेडिसिनल एक्ट 1968 इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन नंबर 96 सब सेक्शन 6 notifying the draft to the European Commission in accordance with Directive 98/34/EEC। यानी इस सेक्शन और सब सेक्शन के तहत हेल्थ मिनिस्ट्री ने पब्लिश की है 13 और 14 एडिशन। इससे पहले 12 एडिशन जीएमसी ने पब्लिश किए हैं। तो इसके बारे में और पढ़ते हैं। 2010 में पब्लिश हुआ वो किसने जो है वो बनाया, पब्लिश किया? वो हमारे पास थी यूनाइटेड किंगडम की जो मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी, MHRA, मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी का एक सब पार्ट है, एक ऑफिस है, TSO, द सेंट्री ऑफिस। उसके बिहाफ पे जो है वो फार्माकोपिया पब्लिश की गई 2010 की। तो ये मैं आपको सारा बताता जा रहा हूँ। 12 तक मैंने आपको बताया, 13 और 14 का बताया, और अब फिर 2010 की जो है वो 2010 और ऑनवर्ड जो है वो TSO ने पब्लिश किया। किसकी परमिशन पे? MHRA, मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी की बेसिस पे इन्होंने पब्लिश किया, और आज तक यही पब्लिश करते हुए आ रहे हैं। 2010 के बाद सारा जो पब्लिशिंग है वो TSO की तरफ से पब्लिश किया जा रहा था, सेनेटरी ऑफिस ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट ऑफ रेगुलेटरी एजेंसी पब्लिश कर रही है। अब बात ये कर लेते हैं एक जनरल सी के पब्लिश कैसे हो रही है। 2011 से पहले जितने भी एडिशन है वो मुख्तलिफ ड्यूरेशन से आए हैं। अभी हम डिटेल पढ़ते हैं सारी, कोई 5 साल की ड्यूरेशन, कोई 10 साल, कोई 2 साल, कोई 3 साल। लेकिन 2011 के बाद ये एनुअली पब्लिश हो रही है।
2011 के बाद बीपी जो है वो एनुअली पब्लिश हो रही है। 2011, 2012, 2013 हर साल एक नया एडिशन आ रहा है। मकसद क्या है? मकसद वही है कि नई ड्रग इंक्लूड की जाए, पुरानी ओमिट की जाए। अब इसका एक और प्रोसीजर आपने याद रखना है कि ब्रिटिश फार्माकोपिया कब पब्लिश होती है और कब जो है इफेक्टिव होती है। इफेक्टिव होने का मतलब जो है वो इस पे अमल दरामद कब से शुरू होता है। एक्चुअली जो जिस साल की फार्माकोपी होती है ना, उससे पिछले साल के 1 अगस्त को ये पब्लिश हो जाती है, और जिस साल के लिए ये फार्माकोपिया होती है उस साल की 1 जनवरी को जो है ना वो इफेक्टिव होती है। अच्छा, 2011 ब्रिटिश फार्माकोपिया बीपी 2011 की बात करें तो ये पब्लिश हुई थी 1 अगस्त 2010 के अंदर, और जो है जो 1 जनवरी 2011 के अंदर इफेक्टिव हुई। तो 12 की बात कर लेते, 13 की बात, 15 की बात कर लेते हैं हम। बीपी 2015 कब पब्लिश हुई? 1 अगस्त 2014 के अंदर, और इफेक्टिव कब से होगी? 1 जनवरी 2015। तो जिस साल की है उस साल के 1 जनवरी को वो लागू हो जाएगी। कंट्री उसी को फॉलो करेगी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियां सारी उसी को फॉलो करेंगी, लेकिन वो जो है ना वो तकरीबन 4 मंथ पहले ही पब्लिश हो जाएगी, ताकि हर किसी के पास 1 जनवरी तक सबके पास जो है वो सारी चीजें पहुंच जाएं। ब्रिटिश फार्माकोपिया फर्स्ट एडिशन कब आया जी? अभी हम सारा पढ़ के आए। फर्स्ट एडिशन जीएमसी ने दिया था, और फर्स्ट एडिशन 1864 में आया। क्या ये कोई नई बुक लिखी गई? जी नहीं, बिल्कुल नई बुक नहीं लिखी गई। 3 फार्माकोपिया पहले से अवेलेबल थी, उनको कंबाइन करके ब्रिटिश फार्माकोपिया का नाम दे दिया गया, और फर्स्ट एडिशन वो ब्रिटिश फार्माकोपिया का बना। एक थी एडनबर्ग फार्माकोपिया, जो कि स्कॉटलैंड के अंदर 1699 के अंदर पब्लिश हो चुकी थी। एक फार्माकोपिया वो ली गई, एडनबर्ग फार्माकोपिया। दूसरी लैंडीनेंसिस फार्माकोपिया, जो लंदन के अंदर पब्लिश हुई 1684 के अंदर, दूसरी बुक ये ली गई। तीसरी हमारे पास है डब्लिन फार्माकोपिया, डब्लिन में पब्लिश हुई 1807 के अंदर। तो ये तीनों बुक को जो है वो लेके कंबाइन करके ब्रिटिश फार्माकोपिया का पहला एडिशन 1864 के अंदर शाया कर दिया गया। फर्स्ट एडिशन के अंदर 2 सेक्शन थे। पहला एडिशन जो है वो उसका पहला सेक्शन के अंदर मटेरियल मेडिका के बारे में इंफॉर्मेशन थी, और दूसरे सेक्शन के अंदर जो है वो प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब एडिशन के बारे में बात करते हैं जी। कौन कौन सा एडिशन कब आया ब्रिटिश फार्माकोपिया का, और उसका क्या ईयर था और लैंग्वेज क्या थी। पहला एडिशन आया, अभी पढ़ा हमने, 1864 के अंदर, और उसकी लैंग्वेज लैटिन थी, इंग्लिश नहीं थी। सेकंड आया 1867 के अंदर, लैंग्वेज लैटिन। थर्ड आया 1885 के अंदर, लैंग्वेज लैटिन। फोर्थ आया 1898, लैंग्वेज लैटिन। फिफ्थ एडिशन आया जी 1914 के अंदर, लैंग्वेज लैटिन के अंदर लिखा गया। वो 6 जो एडिशन है वो आया 1932 के अंदर, लैटिन उसकी लैंग्वेज है। 7th एडिशन आया 1948 के अंदर, और लैटिन लैंग्वेज के अंदर ये सातों के सातों एडिशन पब्लिश हुए। आगे 8th एडिशन को देखते हैं। 8th एडिशन हमारे पास आया 1953 के अंदर, और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश थी। 8th एडिशन वो पहला एडिशन है ब्रिटिश फार्माकोपिया का जिसकी लैंग्वेज इंग्लिश थी। उसके बाद सारे एडिशन इंग्लिश में थे। पहले 7 जो है वो एडिशन वो लैटिन लैंग्वेज में लिखे गए थे। 9th जो है वो 1958 में आया, 10th 1963, 11th 1968 के अंदर, 12th 1973 के अंदर, 13 1980 के अंदर, 14 जो है वो 1988 के अंदर आया। इसके बाद और बहुत से एडिशन आते गए, और जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 2011 के बाद तो ये बात कंफर्म है कि 2011 के बाद जो एडिशन है वो हर साल आ रहा है। तो हम सारे एडिशंस को जो है ना वो लिख नहीं सकते, याद नहीं कर सकते। आप इन एडिशंस को जरूर याद कर लें। 14 एडिशन मैंने ये बता दिए, और जो है लेटेस्ट एडिशन अब 2022 की बात करें तो लेटेस्ट एडिशन इनका 2022 का अवेलेबल है मार्केट के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज में वो लिखा गया है। और इसी तरह जो है वो जो भी ईयर मौजूद होगा फिल वक्त, जिस वक्त आप ये वीडियो सुन रहे हैं उस वक्त जो ईयर है, जैसे 2023, 22, 25, 2050, 2090, तो वो लेटेस्ट उसकी जो एडिशन होगा आपने वही लिख देना है। यानी कि मिसाल 2090 है ईयर, और उसका लेटेस्ट एडिशन क्या होगा ब्रिटिश फार्माकोपिया का, वो 2090 होगा। लेकिन इस वक्त फिल वक्त जब ये रिकॉर्ड की जा रही है वीडियो, तो लेटेस्ट एडिशन जो है वो 2022 अवेलेबल है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये 15 एडिशन नहीं है, 14 एडिशन मैंने आपको पढ़ा दिए हैं।
बाकी सारा स्किप कर दिया, अंदर से लेटेस्ट एडिशन तक पहुंचा हूं मैं, ताकि जो है बाकी इतनी सारा डिटेल हम याद नहीं कर सकते। लेकिन 2011 के बाद याद रखना आसान है कि 2011 के बाद तो हर साल ही आई है, 2011, 12, 13, 14 हर साल 2022 तक आ रही है और इस तरह आगे चलती जाएगी। ब्रिटिश फार्माकोपिया, क्या सिर्फ ये एक किताब पब्लिश हो जाती है और उसके बाद ये काम खत्म हो जाता है? ऐसा हरगिज़ नहीं है। अभी हमने जो देख के आए हैं, तो आपने देखा होगा कि कोई 2 साल बाद पब्लिश हो रही है, कोई 3 साल बाद, कोई 5 साल बाद एडिशन आ रहा है। तो उन 2, 3, 4, 5 साल के अंदर क्या हो रहा है? यानी 2011 से पहले तो एनुअली पब्लिश नहीं हो रही, 2011 के अंदर एनुअली पब्लिश हो रही है। तो उसके बाद, उससे पहले जो 5 साल, 3 साल, 4 साल के अंदर भी पब्लिश हो रही थी, तो उन 2, 3, 4 सालों के अंदर क्या होता था? उनके अंदर हम अडेंडम देते थे, ये सप्लीमेंट देते थे। अडेंडम का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज जो नए सिरे से इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हो फार्माकोपिया के अंदर। सप्लीमेंटरी का मतलब ये है कि हम जो है वो कोई ऐसी बात, ऐसी ड्रग जो पहले से अवेलेबल है लेकिन उसकी कोई और इंफॉर्मेशन हम उसमें इंक्लूड करेंगे, तो वो हम सप्लीमेंट में करेंगे। तो आपको अडेंडम और सप्लीमेंट का फर्क पता चल गया। कोई नई ड्रग इंक्लूड करनी है 2 एडिशन के दौरान, तो वो एज ए एडेंडम ऐड की जाएगी, ताकि पता चले हर किसी को कि ये नई ड्रग, इसके हवाले से कोई पहले अवेलेबल नहीं है बात। अगर सप्लीमेंट के नाम पे लिख के वो इंफॉर्मेशन ऐड की जा रही है 2 एडिशन के दरमियान, तो वो ये समझा जाएगा कि इसके बारे में अवेलेबल है इंफॉर्मेशन, लेकिन कुछ ये एडिशन इंफॉर्मेशन अभी हम दे रहे हैं। तो मोनोग्राफ जो यूरोपियन फार्माकोपिया, उनको भी एज ए एडेंडम इसके अंदर हम ब्रिटिश के अंदर ऐड किया गया है, रिप्रोड्यूस किया गया है। या तो ब्रिटिश फार्माकोपिया के अंदर प्रोड्यूस किया गया है, या ब्रिटिश जो फार्माकोपिया वेटरनरी की स्पेशल वॉल्यूम है उसके अंदर ऐड कर दिया गया है। यूरोपियन फार्माकोपिया की जो कमीशन है उनसे परमिशन लेंगे ब्रिटिश फार्माकोपिया ने उनकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन या जो उन्हें चाहिए थी वो सारी रिप्रोड्यूस की है बीपी के अंदर, ब्रिटिश फार्माकोपिया के अंदर भी रिप्रोड्यूस की है उनसे परमिशन लेके। तो एज ए अडेंडम की है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन ब्रिटिश में अवेलेबल नहीं थी, ब्रिटिश फार्माकोपिया के अंदर अवेलेबल नहीं थी, तो एज ए अडेंडम किया, यानी कि नई चीजें इंट्रोड्यूस करवाई। तो अब ब्रिटिश फार्माकोपिया कहाँ कहाँ अवेलेबल है? थ्रू आउट वर्ल्ड, पूरी दुनिया में अवेलेबल है इस वक्त ब्रिटिश फार्माकोपिया, और तकरीबन जो है वो 100 से ज्यादा कंट्री, टोटल 200 समथिंग कंट्री हैं, 210, 212, 206 मुख्तलिफ हर कंट्री अपने हिसाब से गिनती करती है कितने टोटल वर्ल्ड के कंट्री हैं, जितने को वो रिकॉग्नाइज करती है उतनी हर कंट्री उसको गिन लेती, काउंट कर लेती है टोटल इतने कंट्री। तो लेकिन 100 से ज्यादा कंट्री के अंदर ब्रिटिश फार्माकोपिया इस्तेमाल हो रही है, तो इसकी वैल्यू, इसकी वर्थ का आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम की तो ये ऑफिशियल बुक है ही है, उसके साथ ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने भी इसे एज ए नेशनल स्टैंडर्ड के तौर पे इसे अडॉप्ट कर लिया है। इसके अलावा दूसरे कंट्री जैसे पाकिस्तान, इंडिया, साउथ कोरिया, उन्होंने भी इसको एक एक्सेप्टेबल रेफरेंस जरूर रखा है। यानी कि मिसाल पाकिस्तान, इंडिया के अंदर अपनी अपनी अलग से फार्माकोपिया है, लेकिन अगर कोई मैन्युफैक्चरर ब्रिटिश फार्माकोपिया के मुताबिक बनाता है मेडिसिन, तो उसको भी रजिस्टर करते हैं दूसरे कंट्रीज के अंदर भी। तो इसकी मोर देन 100 कंट्रीज जो हैं उसके अंदर इसकी जो है वो इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है एज ए रेफरेंस, एज ए स्टैंडर्ड, इसको एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन कनाडा और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने इसे एज इट इज पूरे का पूरा अपना नेशनल स्टैंडर्ड के लिए अडॉप्ट कर लिया है। अब ये वाइटल रेफरेंस किन के लिए? हर इंडिविजुअल, हर ऑर्गेनाइजेशन जो फार्मास्यूटिक फील्ड से लिंक है, जैसे फार्मासिस्ट हैं, टीचर हैं, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, दवाई बनाने वाले, रिसर्च करने वाले, रिसर्च करवाने वाले, मैन्युफैक्चरिंग, R&D, क्वालिटी कंट्रोल, टेस्ट करने वाले, टेस्ट करवाने वाले, एनालिसिस हर तरह का, इन सब के लिए ये वाइटल रेफरेंस के तौर पे साबित होती है। बुक के अंदर क्या मौजूद है जी? कंप्लीट मोनोग्राफ मौजूद है ड्रग के, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन के सेक्शन है उसके बारे में डायरेक्शंस मौजूद हैं कि इस ड्रग की क्वालिटी कंट्रोल क्या है, इस ड्रग की QA क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, क्वालिटी कंट्रोल होती क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस होती क्या है, कैसे आपने एक फैक्ट्री के अंदर मेंटेन रखनी है, वो सारी बातें ब्रिटिश फार्माकोपिया के अंदर लिखी गई हैं। क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट दिए गए हैं डोजेज फॉर्म के, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट दिए गए हैं, एनालिटिकल टेस्ट दिए गए हैं इस बुक के अंदर। 2022 की जरा ब्रिटिश फार्माकोपिया को हम रिवाइज करते हैं ताकि हमें जरा मालूम तो हो कि कितने वॉल्यूम है और वॉल्यूम के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो ब्रिटिश फार्माकोपिया की जो 2022 की जो है वो इफेक्ट हुई 1 जनवरी 2022 से ये काबिल इस्तेमाल है। आई कब थी? 1 अगस्त
2021 के अंदर ये पब्लिश हो गई थी और लोगों तक अवेलेबल थी, वो परचेज कर सकते थे। तो 4 महीने पहले पब्लिश हो जाती है और जिस दिन 1 जनवरी आता है उस साल के लिए वो साल वो बीपी का वो एडिशन इफेक्टिव हो जाता है, काबिल इस्तेमाल हो जाता है। तो ब्रिटिश फार्माकोपिया 2022 की बात कर रहे हैं हम। टोटल वॉल्यूम कितने हैं? 6। मोनोग्राफ कितने हैं? 4000। तो 4000 मोनोग्राफ का अभी आपको समझ आ गया कि टोटल 4000 मेडिसिनल प्लस अदर एक्सिपिएंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। टोटल 6 वॉल्यूम है। पहले 2 वॉल्यूम के अंदर मेडिसिनल सब्सटेंस के बारे में है। तीसरे वॉल्यूम जो बीपी का 2022 के अंदर, उसके अंदर फॉर्मुलेटेड प्रिपरेशन, जनरल और स्पेसिफिक मोनोग्राफ्स हैं। वॉल्यूम 4 के अंदर हर्बल ड्रग प्रिपरेशन, हर्बल मेडिसिन प्रोडक्ट, मटेरियल फॉर यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ होम्योपैथिक प्रिपरेशन, ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट, रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, सर्जिकल मटेरियल, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन वॉल्यूम 4 में है। वॉल्यूम 5 इंफ्रारेड रेफरेंस स्पेक्ट्रा, सप्लीमेंटरी चैप्टर्स मौजूद हैं, इंडेक्स मौजूद है वॉल्यूम 5 के अंदर। वॉल्यूम 6 के अंदर वेटरनरी के बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद है और वेटरनरी की सारी इंफॉर्मेशन वॉल्यूम 6 के अंदर ही मौजूद है जी। तो आप पढ़ते हैं जी ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स, बीपीसी, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स। 1903 के अंदर काउंसिल ऑफ फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटिश, उसने ये डिसाइड किया कि हमें कोई ना कोई रेफरेंस बुक लिखनी चाहिए। इन लोगों के लिए वो रेफरेंस बुक होगी मेडिकल प्रैक्टिशनर और डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट के लिए, चाहे वो यूनिट डोज डिस्पेंसिंग है या मल्टी डोज डिस्पेंसिंग है, उन लोगों के लिए एक रेफरेंस बुक लिखी जानी चाहिए। 1903 के अंदर काउंसिल ऑफ फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटिश ने ये डिसाइड किया और जो फर्स्ट पब्लिश हुआ 1907 के अंदर इसका फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ, जो कि एज ए सप्लीमेंट ब्रिटिश फार्माकोपिया के लिए तौर पे इस्तेमाल होता है कि जो बातें ब्रिटिश फार्माकोपिया में नहीं दी गई थी मेडिकल प्रैक्टिशनर और डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट के लिए, वो सारी बातें इसमें हमने लिख दी। फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस नॉट इंक्लूडेड, बीपी के अंदर जो बातें नहीं थी वो हमने वो मेडिसिन वो प्रोडक्ट इसके अंदर लिख दी और प्रोवाइड स्टैंडर्ड, उनके हवाले से स्टैंडर्ड प्रोवाइड किए 1907 के अंदर। इसका मोनोग्राफ के अंदर क्या चीज होती है? वो मेडिसिनल सब्सटेंस जो है वो केमिकल, वेजिटेबल एंड एनिमल ओरिजिन के जो सब्सटेंस उन पे मोनोग्राफ मौजूद होता है। डिटेल ऑफ दी इन सब्सटेंस की डिटेल मौजूद होती है। डिटेल मिसाल के तौर पे उसका सोर्स क्या है, यानी वो केमिकल उसका सोर्स क्या है, वेजिटेबल का सोर्स क्या है, एनिमल ओरिजिन का सोर्स क्या है, उसकी हिस्टोलॉजी क्या है, केमिकल कंपोजिशन क्या है, डिटेल फॉर टेस्ट इंफॉर्मेशन ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वो कैसे काम करता है बॉडी के अंदर, यूज क्या है उस एपीआई का, फॉर्मूलरी क्या है, फॉर प्रिपरेशन आर इंक्लूडेड के बनाने का फार्मूला क्या है, सर्जिकल ड्रेसिंग को इंक्लूड किया गया, एक सेपरेट चैप्टर बना के इसको इंक्लूड किया गया ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स के अंदर। लेकिन इन सब बातों को अरेंज कैसे किया गया? अल्फाबेटिकली। जो केमिकल्स लिखे, जो वेजिटेबल ओरिजिन, जो एनिमल ड्रग ओरिजिन ड्रग लिखी, सारी की सारी बात अल्फाबेटिकल ए से जी की तरतीब में लिखा गया सारे केमिकल को। द सब्सिक्वेंट रिवीजन ऑफ दिस कोडेक्स वर पब्लिश्ड इन, यानी कि दूसरा जो है वो रिवीजन क्या दी गई 1911 के अंदर, फिर 1923 के अंदर, फिर 1934 के अंदर, 1949, 1949 के अंदर, 1954, 1959, 1963, 1968, 1973 के अंदर इसकी रिवीजन्स आती गई। अब ब्रिटिश फार्माकोपिया जो कमीशन था उसने रिक्वेस्ट की काउंसिल ऑफ फार्मास्यूटिकल सोसाइटी को, जिसपे वो एग्रीड कर गया 1959 के अंदर कि भाई हम जो पब्लिश करना है कोडेक्स को, फार्मास्यूटिकल कोडेक्स को और ब्रिटिश फार्माकोपिया को, वो दोनों बुक को एक ही वक्त वो जो है वो हम पब्लिश करें और उनको जो इफेक्ट है, जो काबिल इस्तेमाल ये बुक होगी वो भी एक ही डेट होगी। तो काउंसिल ऑफ फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ने इस बात को कबूल कर लिया। अब ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स और ब्रिटिश फार्माकोपिया 1959 के बाद एक ही यानी कि दिन जो है वो पब्लिश की जाती हैं और जब अगर साल में पब्लिश करनी हो तो एक ही दिन में पब्लिश की जाती हैं और काबिल इस्तेमाल आती हैं। अब फर्क देख लेते हैं जी कि ब्रिटिश फार्माकोपिया और ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स में डिफरेंस क्या? सबसे बड़ा सवाल बच्चों का यही है। ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स के अंदर ज्यादा ड्रग्स मौजूद हैं, सम में इंक्लूडेड इन एडवांस ऑफ फार्माकोपिया, फार्माकोपिया से भी एडवांस चीजें इसके अंदर मौजूद हैं। मे एक्वायर द ऑफिशियल स्टेटस, ऐसी बात जो जो है फार्माकोपिया के अंदर मौजूद नहीं है लेकिन ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स के अंदर मौजूद है, उसको भी ऑफिशियल स्टैंडर्ड मिल जाता है इस जरिए। While other drug may have been included in the former edition of pharmacopoeia, but now they are retained in the codex because they are still commonly used. एक तो हमने एडवांस चीजें लेके आए, दूसरा हमने ये किया है
कि कुछ बातें हमने फार्माकोपिया में से निकाल के कोडेक्स में डाल दी हैं। क्यों? क्योंकि कोडेक्स जो फार्माकोपिया का साइज बड़ा होता जा रहा था, लेकिन वो चीजें काबिल इस्तेमाल तो थी, काबिल यूज तो थी। तो हमने क्या किया, उन बातों को उठा के कोडेक्स में, फार्मास्यूटिकल कोडेक्स में वो बातें डाल दी। तो ये भी डिफरेंस है। नेक्स्ट डिफरेंस है कि फार्मास्यूटिकल कोडेक्स प्रोवाइड करता है स्टैंडर्ड फॉर ड्रग के लिए स्टैंडर्ड ये भी प्रोवाइड करता है, सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के लिए किन बातों का, किन चीजों का, किन केमिकल्स का, किन प्रिपरेशंस का जो ब्रिटिश फार्माकोपिया के अंदर मौजूद नहीं है, जिन ड्रग का स्टैंडर्ड, जिन सर्जिकल ड्रेसिंग का जिक्र या फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन का, उनका स्टैंडर्ड जो है वो ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स के अंदर मौजूद है। ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स जो हमें प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन एक्शन एंड यूज ऑफ ड्रग पे। इसके अलावा देयर अनडिजायरेबल इफेक्ट यानी ADR, साइड इफेक्ट आप कह सकते हैं, प्रिकॉशंस के हवाले से इसके ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स में बताया गया, ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग के हवाले से बताया गया। अब ये सारी बातें फार्माकोपिया के अंदर मौजूद तो नहीं है, इसके अंदर एडिशन से बताएगी कि उसका एक्शन क्या है, यूज ऑफ ड्रग क्या है, अनडिजायरेबल इफेक्ट क्या है, प्रिकॉशंस क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग क्या है। नेक्स्ट डिफरेंस ये है, इसके अंदर फॉर्मूलेटरी मौजूद है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी मौजूद है, डोज मौजूद है, कंटेनर मौजूद है, कौन सा कंटेनर में आपने प्रोडक्ट रखनी है, स्टोरेज कंडीशन मौजूद है, एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन का तरीका बताया गया है, क्योंकि ये लिखी ही किसके लिए जा रही है, प्रैक्टिशनर के लिए, इसलिए उसके डोजेज यूज लिखे गए हैं, और साथ में डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट के लिए लिखी जा रही है, तो इसलिए उसके एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन के हवाले से जो है वो सारी चीजें लिखी जा रही हैं। दिस प्रिपरेशन इंक्लूड, इसके अंदर क्या क्या कौन सी प्रिपरेशन हैं, मिक्सचर्स हैं, पाउडर्स हैं, ईयर ड्रॉप्स हैं, आई ड्रॉप्स हैं, लिनीमेंट्स हैं, लोशंस हैं, ऑइंटमेंट्स हैं, क्रीम्स हैं, पेस्ट हैं, स्पोजिटरीज और उसके अलावा जो दूसरी डोजेज फॉर्म, दूसरी प्रिपरेशन है, उसके हवाले से इसके अंदर इंफॉर्मेशन दी गई है। इन सब के अलग अलग सेपरेट वीडियोस भी YouTube चैनल पे अवेलेबल है, वो भी वॉच कर सकते हैं जी। तो आप स्टडी करते हैं हम द इंटरनेशनल फार्माकोपिया, जैसे नाम से जाहिर इंटरनेशनल फार्माकोपिया, तो ये पूरी दुनिया के लिए है। अब ये बनाई किसने और किस पर्पस के लिए बनाई? ये WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा कॉमन सा नाम है, हर किसी ने सुना होगा, अगर वो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है तो वो पर्सन WHO का नाम उसने जरूर अपनी जिंदगी में सुना होगा। तो WHO ने ये चीज इशू की, और जो है वो उसका एम क्या था, हम पूरी यूनिवर्स जो ग्लोबल है उसको ग्लोबल यूनिफॉर्मिटी की तरफ लेके जाएं, क्वालिटी ऑफ स्पेसिफिकेशंस को हम एक यूनिफॉर्म, यानी पूरी फार्माकोपिया के अंदर तो हम जो हर कंट्री की फार्माकोपिया वो कंट्री लेवल पे बात कर रहे थे ना, कि एक कंट्री लेवल के अंदर स्टैंडर्ड मेंटेन हो सके, कंट्री के अंदर यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो सके। लेकिन WHO ने इंटरनेशनल फार्माकोपिया को लिख के इसका मकसद ये था कि पूरी दुनिया ग्लोबल के अंदर जो है यूनिफॉर्मिटी पैदा किया जाए। किस, लेकिन लिखी किन चीजों पे गई? सिलेक्टेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पे लिखेगी, सिलेक्टेड एक्सिपिएंट पे लिखेगी, सिलेक्टेड डोजेज फॉर्म। अब सवाल पैदा होता है कि वो सिलेक्टेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, एक्सिपिएंट, डोजेज फॉर्म कौन से हैं? सिंपल सा जवाब है कि WHO जो भी प्रोग्राम चला रहा है, यानी डिफरेंट डिजीज को खत्म करने के जो प्रोग्राम चला रहा होता है WHO, उन्हीं प्रोडक्ट्स को ये अपने इंटरनेशनल फार्माकोपिया में कंक्लूड करता है। WHO काम किस तरह करता है कि ये जो भी इसके मेंबर स्टेट्स हैं, यानी कि हर मुल्क ने अपनी रजिस्ट्रेशन इससे करवाई हुई है, तो वहाँ उसके ऑफिस होते हैं WHO के हर कंट्री के अंदर, जहाँ जहाँ रजिस्ट्रेशन हुई है, तो WHO को अब उनके दफ्तर पूरी दुनिया में है, तो पूरी दुनिया को इकट्ठा चलाने के लिए हमें क्या, एक ऐसी फार्माकोपिया चाहिए थी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब को मेंटेन रख सके, जो इंटरनेशनल एक प्रोग्राम किसी भी बीमारी के एरेडिकेशन को चलाया जा सके। जैसे अभी रिसेंट कोरोना के अंदर आपने सुना होगा, सारे का सारा काम किसने किया? WHO ने किया। वैक्सीन को वेरीफाई करने का, वैक्सीन को रजिस्टर्ड करने का, पूरी दुनिया में वैक्सीन को फैलाने का काम सारा WHO ने परफॉर्म किया। तो WHO पूरी दुनिया के अंदर जो खतरनाक बीमारियां फैल जाती हैं या माजी में फैली थी, जब से WHO बनी है, तो वो इसको कंट्रोल करने में, इसको इरेडिकेट, खत्म करने में, जैसे स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट कर दिया गया है WHO या दूसरी जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उनकी मदद से स्मॉल पॉक्स खत्म कर दिया गया है। स्मॉल पॉक्स इस दुनिया में उसका वायरस अवेलेबल नहीं है, वैक्सीन जरूर अवेलेबल है, और डिजीज अब
बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इसी तरह दूसरे प्रोग्राम्स मप्स, मीजल्स और जो दूसरी वबाई जो बीमारियां होती हैं, जो इलाकाई बीमारियां होती हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए भी WHO डिफरेंट प्रोग्राम, जैसे पोलियो है और दूसरी बीमारियां, उनको कंट्रोल करने के लिए अभी प्रोग्राम चला रहा है। मकसद उसका एक ही है कि उस बीमारी को पूरी दुनिया से, अर्थ से खत्म कर देना। तो उसके लिए जो मेडिसिन चाहिए होंगी, उसके लिए जो प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे, डोजेज फॉर्म चाहिए होंगी, उन सिर्फ मेडिसिन को हम इंटरनेशनल फार्माकोपिया में इंक्लूड किया WHO ने। प्रायोरिटी किसके लिए रखी है? वही लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन जो अपनी बनाई गई है WHO ने, उसी को लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। वैसे तो हम क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको बता देता हूँ कि लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन अगर एक हॉस्पिटल की बात करें तो वो है लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन जो उस हॉस्पिटल ने रखनी होती है। इसी तरह कंट्री लेवल पे आ जाएं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आ जाएं। इस तरह WHO ने अपनी लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन दी हुई है कि डेवलपिंग कंट्री के लिए कि भैया आप ये वाली मेडिसिन कम से कम लाजमी अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पूरी करो, ताकि हर बीमारी के लिए एक एक दो मेडिसिन उसके अंदर मौजूद हैं। अगर वो सारी लिस्ट अवेलेबल होगी तो वो आपके मुल्क जो है वो बीमारियों से बच सकेगा। उस लिस्ट के हवाले से सारी फार्माकोपिया की डिटेल के अंदर मौजूद होता है, चाहे वो किसी और फार्माकोपिया में आए या ना आए, या कोई नई चीज हो, वो इंटरनेशनल फार्माकोपिया में वो बात आएगी जिसको WHO डील कर रहा है। और डेवलपिंग कंट्री की ये नीड है, जो अपनी फार्माकोपिया नहीं लिख सकते वो किसको फॉलो करेंगे? वो इंटरनेशनल फार्माकोपिया को फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां WHO ने सारा काम करना है और WHO ने सारा काम करवाना है। फर्स्ट वॉल्यूम जो है वो जो पब्लिश हुआ वो 1951 के अंदर, सेकेंड एडिशन जो पब्लिश हुआ वो 1967 के अंदर, थर्ड एडिशन पब्लिश हुआ 1975 के अंदर, फोर्थ एडिशन 2006 के अंदर, फिफ्थ 2015 के अंदर, सिक्स्थ एडिशन 2016 के अंदर, सेवंथ एडिशन 2017 के अंदर, एट्थ एडिशन 2018 के अंदर, नाइन्थ एडिशन 2019 के अंदर, टेंथ एडिशन जो कि लेटेस्ट एडिशन माना जा रहा है वो 2020 के अंदर पब्लिश किया गया। जो इंटरनेशनल फार्माकोपिया है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन अवेलेबल है। बाकी सारी फार्माकोपिया जो हम पढ़ेंगे या जो आप खुद से रिसर्च कर लेंगे फार्माकोपिया की किसी भी कंट्री की, तो वो फार्माकोपिया जरूरी नहीं कि वो फ्री ऑनलाइन अवेलेबल हो, लेकिन इंटरनेशनल फार्माकोपिया की खूबी क्या है कि ये फ्री ऑनलाइन अवेलेबल है पूरी दुनिया के लिए। कोई बशिंदा किसी भी मुल्क के कोने में बैठ के इस फार्माकोपिया को ऑनलाइन रीड कर सकता है। तो लेटेस्ट जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 10th एडिशन है 2020 वाला, तो इसका जरा कंटेंट ओवरव्यू देख लेना ताकि हमें पता चले कि इंटरनेशनल फार्माकोपिया में किस तरह की चीजें अरेंज की गई हैं। मैंने नोट्स दिए गए हैं, इसमें इंफॉर्मेशन है स्टोरेज, स्टेबिलिटी, लेबलिंग, आइडेंटिफिकेशन, टेस्ट, अस्से, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, कैलकुलेशन ऑफ रिजल्ट, इंप्योरिटी, रेफरेंस स्टैंडर्ड दिए गए हैं। फिर अपेंडिक्स है, जर्नल नोटिस, एब्रीविएशन सिंबल्स हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, नेम है, सिंबल है, रिलेटिव जो है वो एटॉमिक मास है सर्टेन एलिमेंट का। मोनोग्राफ दिए गए हैं इसके अंदर इंटरनेशनल फार्माकोपिया के अंदर, तो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस के डोजेज फॉर्म के मोनोग्राफ दिए, रेडियो फार्मास्यूटिकल के मोनोग्राफ दिए गए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास मेथड ऑफ एनालिसिस दिए गए हैं, फिजिकल एंड फिजियोकेमिकल मेथड दिए हैं, केमिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड, मेथड फॉर मटेरियल ऑफ प्लांट ओरिजिन दिए गए हैं, फार्मास्यूटिकल टेक्निकल प्रोसीजर्स दिए गए हैं, रेफरेंस स्पेक्ट्रा दिया गया है, रीएजेंट सोल्यूशन एंड वॉल्यूमेट्रिक सोल्यूशन बारे में है, सप्लीमेंटरी इंफॉर्मेशन दी गई है एंड पे। तो ये देखें जी, ये हमारे पास जो है वो इंडेक्स दिया गया है वर्ल्ड फार्माकोपिया और जो है वर्ल्ड फार्माकोपिया अथॉरिटीज के हवाले से। ये एक डॉक्यूमेंट है, इसे कहते हैं इंडेक्स ऑफ वर्ल्ड फार्माकोपिया एंड फार्माकोपियल अथॉरिटी, WHO ने पब्लिश किया है। तो डॉक्यूमेंट बताने का मकसद ये है कि अगर आप चाहते हैं कि जी आप पूरी दुनिया की जो है वो लिस्ट देख लें कि कौन कौन सी फार्माकोपिया है, तो आप ये देख सकते हैं। ये पूरा इंटरनेट से आप डाउनलोड करें, ये डॉक्यूमेंट का नंबर भी लिखा गया है, कब पब्लिश हुआ वो भी लिखा गया है, इंग्लिश के अंदर मौजूद है, WHO की वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो ये देखें इंटरनेशनल फार्माकोपिया जो पब्लिश की जा रही है उसके हवाले से इसमें ये लिखा जा रहा है कि जी WHO जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इनका जो है वो ऑफिस मौजूद है जहां से ये पब्लिश की जा रही है। जिस कंट्री से, नाम इसका है इंटरनेशनल फार्माकोपिया, नहीं द इंटरनेशनल फार्माकोपिया इसका नाम है। और ये WHO कमेटी जो है पब्लिश कर रही है। इसके ये वाले एडिशन हमने सारे के सारे पढ़ लिए हैं, वॉल्यूम भी पढ़ लिए हैं और आगे इसकी लैंग्वेज दी हुई है। अगर आप यहाँ देखना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके इस पूरे टेबल को गौर से स्टडी कर सकते हैं। ये उसी डॉक्यूमेंट में से उठाया हुआ है मैंने आपको डॉक्यूमेंट के थोड़ा सा बताने के लिए। नेशनल फार्माकोपिया का पढ़ते हैं। लफ्ज से जाहिर है नेशनल फार्माकोपिया क्या मतलब कि किसी एक कंट्री की बात कर रहे हैं। नेशनल फार्माकोपिया क्या होती है कि बुक कंटेनिंग लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर ड्रग एंड एक्सिपिएंट दैट आर अप्रूव्ड फॉर द
प्रिस्क्रिप्शन थ्रू आउट कंट्री, किसी एक कंट्री के लिए वो स्टैंडर्ड माने जा रहे हैं और यूज हो रहा है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, ये यूज हो रही है। नेशनल फार्माकोपिया की अगर बात करें, उसी WHO जो है वो हमारे पास इंडेक्स ऑफ वर्ल्ड फार्माकोपिया और फार्माकोपियल अथॉरिटीज के इंडेक्स के अंदर जाएं तो यहाँ हमारे पास जो नेशनल फार्माकोपिया की लिस्ट आ रही है, देखें इतने मुल्क हैं और ये, और इन सब मुल्क की अपनी अपनी फार्माकोपिया है जिसको हम नेशनल फार्माकोपिया कहते हैं। जैसे पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की नॉर्वे के नीचे पाकिस्तान लिखा हुआ है तो पाकिस्तान फार्माकोपिया, नॉर्वे की अपनी फार्माकोपिया, नेदरलैंड की अपनी फार्माकोपिया, माल्टा की अपनी फार्माकोपिया, इंडियन की अपनी, हंगरी की अपनी, ग्रीक की अपनी, जर्मनी की, फ्रांस की। तो इन सब की अपनी अपनी फार्माकोपिया मौजूद है जो कि WHO ने भी रिकॉग्नाइज की हुई है। ये लिस्ट हमें दी है, 2 लिस्ट वियतनाम की है, इसमें यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ENBP की जो है नीचे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की USP यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है। तो ये सारी क्या है, अपनी अपनी कंट्री के अंदर नेशनल फार्माकोपिया माना जाता है इनको। इनकी अब कोई भी मिसाल दे सकते हैं, अपनी कंट्री की मिसाल दे सकते हैं, इनमें से कोई भी मुल्क उठा के मिसाल दे, इन सब की अपनी अपनी फार्माकोपिया है। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के बारे में पढ़ते हैं और साथ में नेशनल फार्मूलरी के बारे में पढ़ते हैं। इनको इकट्ठा पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि दोनों की अंडरस्टैंडिंग एक ही वक्त में आना जरूरी है। तो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के बारे में पढ़ते हैं। ये ऑफिशियल फार्माकोपिया है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए और बहुत सारे और नेशंस के लिए। इसके अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद है क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट की, ड्रग और एक्सीपिएंट दोनों के क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट की इंफॉर्मेशन मौजूद है और मेडिसिनल फार्मूलेशन बनाने के तरीका, उसके मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन, अस्से, प्योरिटी डिटर्मिनेशन ऑफ ड्रग सब्सटेंस एंड एक्सीपिएंट। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया जो कि ओरिजिनली और फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई है 15 दिसंबर 1820 को अंडर द अथॉरिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया कन्वेंशन। पहला ही एडिशन दोनों इंग्लिश और लैटिन लैंग्वेज के अंदर पब्लिश हुआ है। ब्रिटिश फार्माकोपिया, अगर आप वीडियो देखेंगे मेरी ब्रिटिश फार्माकोपिया के अंदर पहले 6 से 7 जो है वो एडिशन लैटिन के अंदर आए, उसके बाद इंग्लिश में आया, लेकिन ये इसका फर्स्ट एडिशन से ये इंग्लिश और लैटिन दोनों में आया है। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया जो 1900 की जो यूनाइटेड फार्माकोपिया वो पब्लिश हुई है 1905 के अंदर, वाज अडॉप्टेड फर्स्ट टाइम अबाउट एनी फार्माकोपिया। और जो 1905 के अंदर पब्लिश हुई है फार्माकोपिया, उसके अंदर जो नई चीजें सबसे पहली दफा अडॉप्ट की गई किसी फार्माकोपिया के अंदर वो है जी एवरेज डोज की बात की गई पहली दफा किसी भी फार्माकोपिया के अंदर, प्योरिटी की बात की गई, 25 डिग्री को एज ए स्टैंडर्ड टेम्परेचर माना गया और स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए भी 25 डिग्री को टेम्परेचर माना गया। सोलबिलिटी स्टैंडर्ड्स की बात की गई यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया की 1905 में जो पब्लिश हुई यूनाइटेड फार्माकोपिया। कन्फ्यूजन या क्या है, कन्फ्यूजन बच्चों को आती है बड़ी टाइटल के अंदर यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के अंदर। सर आप लिखते हैं ये यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया 6 लेकिन ये एडिशन 7 है, तो ये कैसे है, ये क्या बात है? लिखा हमने है यूनाइटेड स्टेट 6, 5 + 1 6 हो गया ना, तो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया 6 एडिशन 7। इसका मतलब ये है, इसकी वजह ये है कि जो सबसे पहली फार्माकोपिया आई थी यूनाइटेड स्टेट की यानी कि USP पहला जो आया था उसका नाम था सिर्फ USP यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, उसके साथ 1 नहीं था, USP बस। तो USP जो सिर्फ USP है वो पहला एडिशन है, USP 1 दूसरा एडिशन है लेकिन रिवीजन फर्स्ट है, यानी पहले किताब आ गई USP, उसके बाद USP 1 आई, वो उसका पहला रिवीजन लेकिन दूसरा एडिशन है। इसी तरह 6 का क्या मतलब होगा कि ये 7वां एडिशन और 6ठी रिवीजन है। तो आपने याद रखना है कि जो 7 USP के साथ लिखा होगा ना वो रिवीजन लिखी हुई है, USP 7 लिखा होगा तो 7 रिवीजन है, एडिशन 8 हो जाएगी, जमा कर देना अपने रिवीजन में, एडिशन आ जाएगा। तो यूनाइटेड स्टेट जो 9th है वो फर्स्ट टाइम 1910 के अंदर उसके आई और उसने फर्स्ट टाइम क्या चीज बायोलॉजिकल ऐसे पहली दफा किसी भी फार्माकोपिया में लिखा गया, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के हवाले से लिखा गया। इसी तरह ये जो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है 18 नंबर पे वो 1970 में पब्लिश हुई और पहली दफा जो क्वालिटी टेस्ट है टैबलेट का डिसोल्यूशन टेस्ट वो पहली दफा 1970 के अंदर यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के 18वें एडिशन के अंदर इस टेस्ट को एज ऑफिशियल माना गया, डिसोल्यूशन टेस्ट को टैबलेट के लिए। यूनाइटेड स्टेट वाज पब्लिश होती रही है 1942 से लेके 2000 तक हर 5 साल के इंटरवल, यानी 1942 के बाद 1947, ठीक है, 1942 से लेके 2000 सन के दरमियान हर 5 साल के बाद एक एडिशन आता रहा है यूनाइटेड स्टेट का फार्माकोपिया का। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया 19 पब्लिश हुई 1975 1975 के अंदर, और ये वो वाहिद यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया थी जो इंडिविजुअल
अकेली पब्लिश हुई। यानी पहले क्या हुआ, पहले सिर्फ यूनाइटेड स्टेट पब्लिश होती थी, लेकिन बाद में यूनाइटेड स्टेट और नेशनल फार्मोली को अटैच कर दिया गया। तो वो आखिरी एडिशन जो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का अकेला पब्लिश हुआ, वो उसका 19वां एडिशन था और 1975 में वो पब्लिश हुआ। उसके बाद जितने एडिशन भी आए उसके साथ नेशनल फार्माकोपिया आई। नेशनल फार्माकोपिया भी पढ़ते हैं। एनएफ नेशनल फार्माकोपिया क्या है? ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर लिस्ट ऑफ मेडिसिन मौजूद हैं जो कि थ्रू आउट कंट्री के अंदर प्रिस्क्राइब की जा रही हैं, और एक की इन्फॉर्मेशन मौजूद है, उसकी कंपोजिशन क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, ड्रग की सिलेक्शन कैसे करनी है, प्रिस्क्राइब कैसे करनी है, डिस्पेंसिंग कैसे करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन कैसे करनी है, ये सारी की इन्फॉर्मेशन नेशनल फार्माकोपिया के अंदर मौजूद हैं। पहली दफा नेशनल फार्माकोपिया खुद कब पब्लिश हुई? 1888 के अंदर पहली दफा पब्लिश हुई। अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन APA, अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन ने ये की गाइडलाइन के अंडर ये नेशनल फार्माकोपिया जो है पब्लिश हुई। इसका पहले जो नाम रखा गया वो रखा गया द नेशनल फार्मूलरी ऑफ अनऑफिशियल प्रिपरेशन। बाद में जो फूड एंड ड्रग एक्ट आया 1906 के अंदर यूनाइटेड स्टेट के अंदर, उसने रिकमेंड किया कि भाई इसका नाम द नेशनल फार्मूलरी ऑफ अनऑफिशियल प्रिपरेशन से हटा के चेंज करके नेशनल फार्मूलरी रखा जाए ताकि नाम भी इजी रहे और इस्तेमाल करना भी इजी रहे। तो 1974 नेशनल फार्मूलरी वाज परचेज्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया कन्वेंशन, कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया जो बनाती थी कन्वेंशन, जो कमीशन बनाते थे, उन्होंने इसको परचेज कर लिया, इसके कॉपीराइट सारे परचेज कर लिए। तो 1974 के बाद जो भी एडिशन यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का आया उसके साथ नेशनल फार्मूलरी अटैच थी, चाहे वो वही एडिशन था या रिसेंट एडिशन जो भी वो अटैच हो जाता था। 1980 से ऑनवर्ड ओनली वन ऑफिशियल बुक ऑफ ड्रग स्टैंडर्ड पब्लिश, सिर्फ एक ही बुक दी जाती थी, उसकी हेडिंग थी द USP एंड NF नेशनल फार्मूलरी। इट इज बुक ऑफ पब्लिक फार्माकोपिया स्टैंडर्ड। इट कंटेन द स्टैंडर्ड, इसके अंदर स्टैंडर्ड क्या क्या मौजूद थे? मेडिसिन, डोजेज फॉर्म, ड्रग सब्सटेंस, एक्सिपिएंट, मेडिकल डिवाइसेस, डाइटरी सप्लीमेंट, और एक दो मुख्तलिफ ऑफिशियल कंपेंडिया को मिला के एक सिंगल वॉल्यूम आजकल भी और 1980 के बाद पब्लिश हो रहा है, और उसका नाम इसीलिए USP NF है कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया भी है और नेशनल फार्मूलरी भी उसके साथ ही पब्लिश हो रही है। वो एक ही बुक के अंदर एक ही जो है वो हेडिंग के अंदर पब्लिश हो रही है, दोनों बुक्स, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया और नेशनल फार्मूलरी। 1820 से लेके 1942, 1820 से 1942 के अंदर यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया पब्लिश होती रही है हर 10 साल के इंटरवल के बाद, और 1942 से 2000 के यूनाइटेड स्टेट पब्लिश होती रही है हर 5 साल के बाद, और 2002 के बाद जो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया वो एनुअली पब्लिश हो रही है। 2006 की अगर बात करें तो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया कौन सी बनती है? वो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया 29 है, और नेशनल फार्मा की बात करें तो वो 24 है। तो यानी जैसे जैसे एक एक एडिशन आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वो आगे काउंटिंग बढ़ती जा रही है। 2022 अभी जो है वो 22 की, अगर 2022 की मिसाल लें, USB का जो नाम है वो USB 45 और NF 40, यानी ये आगे आगे एक एक साल बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे इनकी एडिशन आते जा रहे हैं, अगला एडिशन। तो इस तरह आप इसको जो है वो काउंट कर सकते हैं नंबरिंग के हिसाब से। तो याद रखना आपको आसान होगा। आपको पहले तो शायद आपको समझ ना हो कि USB के साथ 45 क्यों आ रहा, तो वो भाई 45 उसने रिवीजन बताने के लिए, NF के साथ जो 40 है वो उसके एडिशन और रिवीजन बताने के लिए। ये देखें जी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ये भी सिर्फ पहले यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का एडिशन आ रहा है, हर 10 साल के बाद आ रहा है। पहला 1820, फिर 1830, 1840, 1850, 60, 70, 80, 90, और पहले ये देख ले नाम के साथ क्या, पहला नाम क्या है? USB है। दूसरी एडिशन का नाम USB 1 है। तो एडिशन का क्या मतलब है? USB 1 दूसरा एडिशन है लेकिन रिवीजन फर्स्ट है। तो USB 1 मतलब पहले रिवीजन, USB सिंपल, अगर USB लिखी उसका मतलब USB वो पहला एडिशन है। तो इस तरह आप यहाँ से भी वो एडिशन और उसकी देख सकते हैं। सिंपल सा जो साथ में नंबर दिया हुआ ना वो रिवीजन का नंबर है, और उसमें +1 कर देना आपने और वो एडिशन का नंबर आ जाएगा। USB 7 लेते हैं हम, तो USB 7 का मतलब ये 7th रिवीजन है लेकिन +1 8th एडिशन। देखें टेबल के अंदर 8th एडिशन आ रहा है ना। फिर उसके बाद जो है वो आगे 9th 10th तक ऐसे चली, 11th के बाद उन्होंने ये काउंटिंग स्टार्ट कर दी। ये भी 10 साल के इंटरवल के बाद आई, 1900, 1910, 1920, 1930, 1940, हर 10 साल के बाद इंटरवल के बाद आ रही हैं। फिर 5 साल के बाद इंटरवल के बाद आना शुरू होगी USB। अभी सिर्फ USB आ रही है, तो हर 5 साल के बाद 1945, 50, 55, 60, 65, 70, 75 तक ये 5 साल में आई। और 75 में कौन सा एडिशन आया?
USB 19 मतलब 19 रिवीजन है और 20 एडिशन है, +1 का दें एडिशन आ जाएगा। यूएससी ये सिर्फ USB के लिए याद रखना, बाकी सब के लिए सिंपल है। 21 नंबर जो एडिशन है 1980, उसके अंदर पहली दफा इकट्ठी कंबाइन की गई है, लेकिन वो USB 20 यानी 20 उसकी रिवीजन थी और 21 उसका एडिशन था और NF 15 उसके एडिशन इकट्ठा कंबाइन किया गया हमारे पास। फिर यार 5 साल के बाद इकट्ठी पब्लिश हो रही है, यानी कि 1980 के बाद ये फिर दोनों चीजें इकट्ठी पब्लिश होना स्टार्ट हो गई। तो 5 साल के बाद आ रहा है जो एडिशन 22वां एडिशन जो है USB 21 22वां एडिशन है ना, +1 करना हमने एडिशन के लिए, रिवीजन वही सेम रखना है। तो 1985, 90, 95, 2000 के बाद 2002 को जो एडिशन आया उसके बाद ये एनुअली पब्लिश हो रही है। 2002, 2003, 2004, 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 2022। 2022 को अगर बात करें तो USB 45 है ये और साथ में NF 40 है। 45 का मतलब ये है कि ये 45 रिवीजन है USB की और 46 इसका एडिशन है और 46 एडिशन के अंदर NF नेशनल फॉर्मूला जो मौजूद है वो 40 नंबर है और एनुअली अब ये पब्लिश हो रही है, एक एक नंबर बढ़ता जाएगा हर साल। ये 2022 की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान फार्माकोपिया की बात करते हैं जी। पाकिस्तान फार्माकोपिया नाम से जाहिर है कि ये पाकिस्तान की नेशनल फार्माकोपिया है जी। और ये जब एक्ट बना, ड्रग एक्ट, ये जेनेरिक नेम का जो एक्ट है 1972, उसके बाद ये बात महसूस की गई कि हमें एक ऐसी फार्माकोपिया लिखनी चाहिए जो कि नेशनल लेवल पे इस्तेमाल हो सके और जो हमारी नेशनल फार्मूलरी है पाकिस्तान की उसको अपडेट करके फार्माकोपिया बनाई जाए और वो सारी इंफॉर्मेशन जो किसी भी मैन्युफैक्चरर, रिसर्च इंडस्ट्री या स्टूडेंट एज ए फार्मासिस्ट, जो स्टूडेंट है या प्रैक्टिशनर है फार्मासिस्ट, उसके लिए, डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट के लिए, उन सब के लिए एक ऐसी इंफॉर्मेशन बनाई जा सके, एक ऐसी बुक क्रिएट की जाए जो कि नेशनल फार्मूलरी ऑफ पाकिस्तान को अपडेट करके, रिवाइज करके, उसके अंदर एडिशन करके बनाई जाए, ताकि वो एक कंप्लीट एडिशन, एक कंप्लीट जो है वो बुक को हर जो है डिपार्टमेंट मेडिसिन का उसको फायदा उठा सके। ये कब सोचा गया? ये 1972 के ड्रग एक्ट के बाद सोचा गया और इस पे वर्क स्टार्ट किया गया। फर्स्ट एडिशन जो इसका पब्लिश हुआ है वो 1973 के अंदर फर्स्ट एडिशन कराची के अंदर पब्लिश हुआ है, सिटी ऑफ पाकिस्तान, और इसका ये फर्स्ट एडिशन ही अवेलेबल है आज तक। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको पब्लिश किया और पब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसके लिए कमीशन बनाया, कमेटियां बनाई, जैसे पाकिस्तान फार्माकोपिया कमेटी बनाई 1964 के अंदर पहली कमेटी बनी। पहला एडिशन 1973 में है, आपने याद रखना है। पहला एडिशन कब आया? 1973। 1973 से पहले हम पढ़ते हैं कैसे कैसे बना। कमेटी सबसे पहली जो बनी वो 1964 में बनी पाकिस्तान फार्माकोपिया बनाने के लिए। इसके कमेटी का टेन्योर था 5 साल। उसके बाद फिर जो है वो 30 अगस्त 1949 तक इसका टेन्योर एक्सपायर हो गया। फिर एक और नोटिफिकेशन एक्सटेंड किया गया इनको 7 मई 1970 को और एक्सटेंड किया गया 31 दिसंबर 1970 तक। फिर जो है फिर नोटिफिकेशन इशू किया गया 8 जनवरी 1970 को, फिर 10 अक्टूबर 1972, एक्सटेंडिंग द लाइफ ऑफ कमेटी अप टू 30 जून ऑफ 1971 एंड दिसंबर 1972 रिस्पेक्टिवली। तो इस तरह जो है 1972 तक जो है वो इस कमेटी को बहाल रखा गया ताकि इसका पहला एडिशन बन सके और पहला एडिशन 1973 में पब्लिश हो गया। इतनी एक्सटेंशन मिलने के बाद इसका जनरल स्कोप देख लेते हैं कि फार्माकोपिया में क्या क्या बताया गया है। दूसरी फार्माकोपिया की, इसके अंदर भी मोनोग्राम मौजूद है, जनरल नोट्स मौजूद हैं, स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं। कोपिया की वो डिस्क्रिप्शन एंड प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड है फॉर आइडेंटिटी, प्योरिटी, स्ट्रेंथ, पोटेंसी, डोजेज ऑफ सब्सटेंस यूज्ड इन द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, सर्जरी और जच्चा बच्चा के सारे मामलात हैं उनके हवाले से जो मेडिसिन उसके हवाले में लिखा गया। और अटेम्प्ट ये की गई कि हम एक ऐसी फार्मूलरी, यानी कि 9 से 10 साल लगा दिए गए सिर्फ इसी बात को इंश्योर करने के लिए कि एक ऐसी बुक लिखें जो कि मैन्युफैक्चरर को जो है वो फैसिलिटेट करे, मैन्युफैक्चरर एज ए स्टैंडर्ड के तौर पे इस्तेमाल करे और यूनिफॉर्मिटी आ सके पूरे पाकिस्तान, पूरी कंट्री के अंदर। और 1973 में इसका पहला एडिशन शाया किया गया कराची सिटी ऑफ पाकिस्तान। इसके अलावा पाकिस्तान फार्माकोपिया ने जो मटेरियल यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया से लिया, इंटरनेशनल फार्मा
फार्माकोपिया से लिया, उनसे उनकी परमिशन ली और उनको एक्नॉलेज भी किया अपनी बुक। ये देखें जी, मैं आपको फार्माकोपिया दिखा रहा हूँ। ये पहला पेज है, पाकिस्तान फार्माकोपिया 1973 में फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ और आज तक यही चल रहा है। कराची के जो क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जरिए किया गया। ये इसका दूसरा पेज है, इसके ऊपर जो है वो हमारे पास तरतीब दी गई है कैसे कैसे है जी। पहले जनरल ऑर्डर है फार्माकोपिया का, जैसे अभी हम ये जनरल ऑर्डर ही पढ़ रहे हैं, ये जनरल ऑर्डर ऑफ फार्माकोपिया, पहली हेडिंग यही है। फिर इंट्रोडक्शन इसके बारे में फार्माकोपिया का कराया गया, जो भी हमने सारा पढ़ लिया। फिर फार्माकोपिया की कमेटी के बारे में जो भी सारा कुछ पढ़ा कि 10 साल 9-10 साल तक जैसे उन्हें एक्सटेंशन देती गई, वो सारा कुछ लिखा गया। फिर जनरल नोट्स लिखे गए, फिर मोनोग्राफ लिखे गए, जो सब मेन चीज़ें हैं। अपेंडिक्स लिखी गई और किन किन बातों पे जो अपेंडिक्स लिखेंगे वो रीएजेंट लिखे गए, टेस्ट सॉल्यूशंस, वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशंस, इंडिकेटर बताए गए, पीएच रेंज बताई गई, कलर चेंज इंडिकेटर बताए गए, डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच वैल्यू कैसे डिटरमाइन करनी है, बफर सॉल्यूशन कैसे बनाना है, सॉल्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड पीएच क्या होता है, क्वालिटेटिव रिएक्शन बताए गए, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, आर्सेनिक, हैवी मेटल, लेड, इसके बारे में बताया गया। टेस्ट बताया गया फॉर एब्सेंस ऑफ अरेशिया ऑयल इन अदर ऑयल, और फिर कोकोनट सीड ऑयल के बारे में, दूसरे ऑयल्स के बारे में बताया गया। डिटर्मिनेशन जो एसिटाइल की वैल्यू, एसिड वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, पारोक्साइड वैल्यू, स्पोनिफिकेशन की डिटर्मिनेशन, अनस्पोनिफाइबल मैटर्स को बताया गया कैसे डिटरमाइन करना है उसको। वोलेटाइल ऑयल के बारे में बताया गया, ड्रग के अंदर कैसे डिटरमाइन करना है, एस्टर को कैसे करना है, एस्टर वैल्यू को कैसे मालूम करना है, फ्री मेथनॉल को कैसे मालूम करना है, टोटल बाल्समिक एसिड को कैसे मालूम करना है। डिटर्मिनेशन ऑफ ऐश है, उसके बाद है एसिड इनसोलुबल ऐश, वाटर सोलुबल ऐश के बारे में, सल्फेटेड ऐश, टोटल सॉलिड डिटर्मिनेशन के बारे में, माइक्रोबियल एट्रीब्यूट ऑफ नॉन स्टीराइल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के हवाले से बताया गया। डिटर्मिनेशन ऑफ अल्कोहल सोलुबल एक्सट्रैक्ट, जो अल्कोहल में सोलुबल होकर एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके बारे में, वाटर सोलुबल के जरिए जो एक्सट्रैक्शन होती है उसके बारे में, अल्कोहल कंटेंट के बारे में, मेथोक्साइल के बारे में, अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय सोडा लाइम उसके बारे में डिटर्मिनेशन का मेथड बताया गया। नाइट्रोजन की डिटर्मिनेशन की गई, वाटर की डिटर्मिनेशन कैसे करनी है, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ फैट एंड वैक्स, बॉइलिंग पॉइंट, डिस्टिलेशन रेंज, फ्रीजिंग पॉइंट, सॉलिडिफाइंग पॉइंट, वेट पर मिलीमीटर, डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, विस्कोसिटी, इनको कैसे डिटरमाइन करना है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को कैसे डिटरमाइन करना है, ऑप्टिकल रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन को कैसे डिटरमाइन करना है, स्पेक्ट्रोस्कोपी को के बारे में बताया गया, कोलेरोमेट्री के बारे में, टर्बिडोमेट्री के बारे में, और फ्लोरोमेट्री, इंफ्रारेड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में, फ्लेम फोटोमेट्री, कोलेरोग्राफी, डेड स्पॉट एंड पॉइंट के बारे में, क्रोमेटोग्राफी, टाइट्रीमेट्री, डायरेक्ट टाइट्रेशन, रेजिड्यू, नॉन अल्कोहल, ऑक्सीजन फ्लास्क मेथड, इन सब के बारे में डिटेल से पाकिस्तान फार्माकोपिया के अंदर बताया गया। पाउडर और सीव्स के अंदर बताया गया। इसके अलावा जी टेस्ट बताया गया, एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्कलाइड का क्या है, अल्केनिटी ऑफ ग्लास कैसे करना है, ग्लास 1, 2, 3 टाइप्स कौन कौन सी हैं, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट बताया गया, अनकोटेड टैबलेट, शुगर कोटेड, फिल्म कोटेड, एंटेरी कोटेड टैबलेट, कैप्सूल का, स्टेरिलिटी टेस्ट आ गया, बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट आ गया, एबनॉर्मल टॉक्सिक टेस्ट आ गया, और इसके अलावा सब्सटेंस टेस्ट आ गया, बायोलॉजिकल एसे के बारे में बताया गया डिटेल के साथ, विटामिन B12 और एंटीबायोटिक और बायोलॉजिकल एसे। इसके अलावा बायोलॉजिकल एसे की एक लंबी लिस्ट दी गई, हार्मोन्स के बारे में बताया गया, और फिर इसके बाद वो बायोलॉजिकल एसे डिफरेंट चीज़ों के जो है वो बताया गया, हार्मोन्स के बारे डिटेल जो है वो उनकी बायोलॉजिकल कैसे टेस्टिंग करनी है उसके बारे में डिटेल से बताया गया। बायोलॉजिकल एसे ऑफ विटामिन डी के बारे में बताया गया, उसके क्या हेपरिन A-B-O ग्रुप के बारे में, डोनर RPH ग्रुप के डोनर के बारे में कैसे डिटरमाइन करना है, ब्लड शुगर को कैसे करना है, विटामिन ए का जो ऐसे कैसे करना है, यूरिनरी जो एक्सक्रीशन है ऑफ डेक्स्ट्रॉन की वो कैसे करवानी है, आयरन जो है वो अब्जॉर्प्शन कैसे टेस्ट करना है आपने, और इसके अलावा एक डिटेल जो है वो बताया गया चीज़ों के हवाले से, नेम, सिंबल, एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट, वेट एंड मेजर मैट्रिक सिस्टम, मैट्रिक और दूसरे जो है वो सिस्टम बताए गए। इसके अंदर इंट्रोडक्शन कराया गया कि कौन कौन से जो है वो ये जो कमीशन आपको पाकिस्तान का बताया वो कौन कौन सा उसमें मेंबर था, उसका क्या क्या पोस्ट थी, किसकी यूनिवर्सिटी किस अदारे से थे वो थे, उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन थी, और कैसे एक्सटेंशन हुई वो सारी मैंने आपको पढ़ा दी, और कैसे ये वो एक्सटेंशन जारी है कि कौन फिर कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। आप वीडियो को पॉज करके इसको डिटेल से देख सकते हैं जी। तो ये भी हम पूरा पेज पढ़ चुके हैं कि कैसे कैसे कब ज़रूरत पेश आई और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें बताएंगी। तो ये पाकिस्तान फार्माकोपिया का एक ही एडिशन है जो 1973 में पब्लिश हुआ और वो आज तक कोई काबिल इस्तेमाल इसके बाद इसकी रिवीजन या कोई नया एडिशन
नहीं आया। पाकिस्तान के अंदर अगर बात करें तो पाकिस्तान में दूसरी फार्माकोपिया को भी प्रेफर किया जाता है। पाकिस्तान फार्माकोपिया के साथ साथ हम ब्रिटिश और दूसरे की तरफ भी जाते हैं। हम बात करते हैं जी द स्टेट फार्माकोपिया ऑफ यूएसएसआर, रशिया की फार्माकोपिया की बात करते हैं। द स्टेट फार्माकोपिया ऑफ यूएसएसआर, द फर्स्ट एडिशन जो इनका पब्लिश हुआ यूएसएसआर के फार्माकोपिया का, वो 1866 के अंदर रशियन लैंग्वेज के अंदर पब्लिश हुआ। और उसके बाद नेक्स्ट एडिशन जो है वो 1871, 1880, 1891, 1902, 1910, 1925, 1946, 1961 और सो ऑन, इस तरह आगे इनके एडिशन पब्लिश होते जा रहे हैं। नाइन्थ एडिशन जो इनका पब्लिश हुआ 1961 के अंदर, वो फार्माकोपिया कमेटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ यूएसएसआर के अंडर पब्लिश किया गया या उन्होंने पब्लिश किया। Research Institute, Pharmaceutical Teaching Institute, Industrial Houses and Specialists of highest qualification were actively associated with publication Pharmacopoeia। तो इन सब जो बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, फार्मास्यूटिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट है, उनमें से बड़े दिमागों को लेकर इकट्ठा किया जाता था कि हाईएस्ट जो है ना वो क्वालिटी की पब्लिकेशन की जा सके यूएसएसआर फार्माकोपिया की। मर्क इंडेक्स, नेक्स्ट बुक की बात करते हैं। मर्क इंडेक्स, मर्क इंडेक्स क्या है हमारे पास? ये एक इंसाइक्लोपीडिया ऑफ केमिकल्स, ड्रग्स और बायोलॉजिकल ओवर जो है वो 10,000 से ज्यादा मोनोग्राफ की ऑन सिंगल सब्सटेंस और ग्रुप ऑफ रिलेटेड सब्सटेंस। यानी मोनोग्राफ में या तो सिंगल सब्सटेंस के बारे में डिस्क्राइब किया गया या ग्रुप ऑफ सब्सटेंस के बारे में, लेकिन 10,000 से ज्यादा मोनोग्राफ इसके अंदर मौजूद हैं। मर्क इंडेक्स के अंदर बीपी के अंदर कितने 4,000, यहाँ कितने 10,000 जो हैं। और केमिकल्स, ड्रग्स और बायोलॉजिकल के लिए ये इंसाइक्लोपीडिया है। ऑनलाइन जो है वो पब्लिश होती है बाय रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के थ्रू। हिस्ट्री की बात करें तो फर्स्ट एडिशन जो है मर्क इंडेक्स का वो पब्लिश हुआ 1889 के अंदर। जर्मन केमिकल एक कंपनी थी इमैनुअल मर्क, और उसने प्राइमरी यूज किया एज ए स्केल कैटलॉग फॉर मर्क ग्रोइंग लिस्ट ऑफ केमिकल इट्स सोल्ड। जो यानी कंपनी थी उसने अपने जो उसके केमिकल्स जो है वो बेचती थी, उसके हवाले से उसने शुरू में इसका इंफॉर्मेशन बनाई, एक बुक इकट्ठी की, उसके हवाले से अपने लिए कैटलॉग बनाया। लेकिन द अमेरिकन सब्सिडायरली वाज पब्लिश 2 ईयर लेटर एंड कंटिन्यू टू पब्लिश इट। फिर ये जो है वो अमेरिकन ने इनको पब्लिश 2 साल के बाद पब्लिश किया और उसके बाद ये पब्लिश होती जा रही है। ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 1 के दौरान जो यूएस गवर्नमेंट है सीज द मर्क यूएस ऑपरेशन, वर्ल्ड वार 1 के दौरान जो यूएस गवर्नमेंट उसने मर्क की यूएस ऑपरेशन को जो सीज कर दिया और मेक इट एज सेपरेट अमेरिकन मर्क कंपनी दैट कंटिन्यू टू पब्लिश मर्क इंडेक्स। लेकिन कंपनी ने अपनी मर्क इंडेक्स जो है वो एज ए पब्लिश करना स्टार्ट कर दी। के बाद 2012 के अंदर मर्क इंडेक्स वाज लाइसेंस्ड टू द रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री की तरफ से इसे लाइसेंस मिल गया। ऑनलाइन वर्जन ऑफ मर्क इंडेक्स अवेलेबल है, उसमें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, न्यू अपडेट्स हैं, नॉट इन प्रिंट एडिशन नहीं होता, इसका ऑनलाइन एडिशन अवेलेबल है। इस कॉमनली अवेलेबल तो रिसर्च लेबोरेटरीज जो रिसर्च लाइब्रेरीज है उनमें अवेलेबल है। और आल्सो इंक्लूड द अपेंडिक्स विद मोनोग्राफ ऑफ ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन के बुनियाद पर मोनोग्राफ बने गए हैं, अपेंडिक्स बनाए गए हैं। और इसका जो 15 एडिशन है वो पब्लिश हुआ है अप्रैल 2013 के अंदर। मोनोग्राफ ऑफ मर्क इंडेक्स की बात करें, किस तरह का मोनोग्राफ होता है, उसमें क्या होता है? मोनोग्राफ इन द मर्क इंडेक्स टिपिकली ऑब्टेन, और उसके अंदर सबसे पहले तो CAS रजिस्ट्री नंबर लिखा जाता है, जो कि एक यूनिक न्यूमेरिकल आइडेंटिफायर असाइंड बाय द केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस यूएस टू एवरी केमिकल सब्सटेंस डिस्क्राइब्ड इन द ओपन साइंटिफिक लिटरेचर। यानी कि केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस है जो कि यूएस, जिसके जरिए यूएस जो यूनाइटेड स्टेट जो है वो हर केमिकल को एक नंबर देती है ताकि आप किसी भी साइंटिफिक लिटरेचर के अंदर उसको रेफर कर सकेंगे, ये फलां ये केमिकल कौन सा, ये नंबर है इसका, आप वहाँ सर्च कर सकते हैं। सिनोनिम्स ऑफ सब्सटेंस बताए गए हैं सच एज ट्राइवियल नेम्स एंड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री नोमेनक्लेचर के तहत केमिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, परसेंटेज कंपोजिशन, स्ट्रक्चरल फार्मूला, डिस्क्रिप्शन ऑफ सब्सटेंस अपीयरेंस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बताया गया, सॉल्युबिलिटी इन द सॉल्वेंट, commonly used in the laboratory, citation to the other literature regarding to the compound chemical synthesis, a therapeutic category if applicable, caution and hazards informations दी गई है। ये सारा कुछ मोनोग्राम में लिखा गया जी। तो मार्क इंडेक्स के एडिशन की बात करें तो फर्स्ट एडिशन 1889 के अंदर जो है वो ई मर्क जर्मनी ने जो है पब्लिश, सेकंड एडिशन जो है रिलीज किया गया मर्क अमेरिकन सब्सिडरी
के ज़रिए, और इसमें मेडिसिन ऐड की गई फॉर यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया नेशनल फार्मोलॉजी में से भी इसके अंदर जो है वो चीज़ें ऐड की गई। फिर थर्ड एडिशन 1907 के अंदर, फोर्थ 1930 के अंदर, फिफ्थ एडिशन 1940, सिक्स्थ एडिशन 1952, इसका सेवन एडिशन जो है वो 1960 के अंदर पब्लिश हुआ। फर्स्ट जो है नेम्ड ऑडिटर इज मर्क केमिस्ट पॉल ई स्टैकर। नेक्स्ट एट एडिशन जो है वो 1968 के अंदर वही सेम एडिटर है, और नाइन्थ एडिशन जो है वो 1976 के अंदर ये जो है वो मर्क केमिस्ट हमारे पास है। टेंथ एडिशन जो है 1983 के अंदर, 11th 1989 के अंदर, 12th जो है 1996 के अंदर, 13 जो है वो 2001 के अंदर पब्लिश हुआ। 14 एडिशन जो है 2006 के अंदर, 15 एडिशन 2013 के अंदर पब्लिश हुआ। किस किस जो ऑडिटर थे, जो रिलेटेड डिटेल है वो आपके साथ टेबल में शेयर की जा रही है। मार्टिनडेल की तरफ चलते हैं। मार्टिनडेल का दूसरा नाम है जी द कंप्लीट ड्रग रेफरेंस या एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। तो मार्टिनडेल के तीन नाम आपने याद रखने हैं, मार्टिनडेल, द कंप्लीट ड्रग रेफरेंस और एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। इन तीनों का एक ही किताब का तीन नाम है। मार्टिनडेल के अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद है ऑन ड्रग इन क्लिनिकल यूज वर्ल्ड वाइड, जो वर्ल्ड वाइड क्लिनिकली यूज हो रही है वो ड्रग की इन्फॉर्मेशन मौजूद है। डिजीज की ट्रीटमेंट के रिव्यू अवेलेबल हैं, एज वेल एज सिलेक्टेड इन्वेस्टिगेशनल वेटरनरी ड्रग अवेलेबल है, हर्ब और कम्प्लीमेंटरी जो है मेडिसिन अवेलेबल है, फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट और विटामिन अवेलेबल है, न्यूट्रिशनल एजेंट की इन्फॉर्मेशन है, वैक्सीन की, रेडियो फार्मास्यूटिकल एजेंट्स की, कंट्रास्ट मीडिया की, डायग्नोस्टिक एजेंट, मेडिसिनल गैसेस की इंफॉर्मेशन जो है वो मार्टिनडेल के अंदर इन सब बातों की चीज़ों की इंफॉर्मेशन मौजूद है। ड्रग ऑफ अब्यूज़ की, टॉक्सिक सब्सटेंस, डिसइंफेक्टेंट, पेस्टिसाइड, और इसके अलावा इसके अंदर मौजूद है यूजफुल इंफॉर्मेशन किन चीज़ों के हवाले से कि पेशेंट आर अराइविंग फ्रॉम द अब्रॉड टू आइडेंटिफाई देयर एग्जिस्टिंग मेडिकेशन, और फर्स्ट प्रोड्यूस हुई 1883 के अंदर बाय विलियम मार्टिनडेल। सो इसका नाम मार्टिनडेल ही रख दिया गया है, यानी पहला वॉल्यूम जिसने प्रोड्यूस किया विलियम मार्टिनडेल ने, उसके नाम पे इस बुक का नाम ही मार्टिनडेल रख दिया गया। ऑथोराइज रेफरेंस बुक है और थ्रू आउट वर्ल्ड ये इस्तेमाल होती है, और इसके अंदर तमाम तरह की जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वो इस ड्रग और मेडिसिन की इसके अंदर अवेलेबल होती हैं। और एक जो है वो कंसल्टिंग फार्माकोपिया को देख के बनाई जाती है, मुख्तलिफ कंट्री की फार्माकोपिया को देख के बनाई जा रही होती है। 28th एडिशन की अगर बात करें तो वो जनवरी 1989 के अंदर पब्लिश हुआ है, और वो पब्लिश किया है काउंसिल ऑफ रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस ने पब्लिश किया है। मार्टिनडेल की अरेंजमेंट की बात करेंगे, बुक के अंदर किस तरह अरेंजमेंट की गई है, तो मार्टिनडेल दो मेन पार्ट के अंदर अरेंज हुई है, जिसके आगे तीन एक्सटेंसिव इंडेक्स हैं। मोनोग्राफ है ड्रग पर और एंसिलरी सब्सटेंस लिस्टिंग ओवर 6000 से ज़्यादा मोनोग्राफ हैं, जो कि 49 चैप्टर्स के अंदर जो है उनके क्लिनिकल यूज दिए गए हैं विद कॉरस्पॉन्डिंग डिजीज ट्रीटमेंट रिव्यू दिए, जो है मोनोग्राफ के अंदर समराइज किया गया नोमेनक्लेचर को, प्रॉपर्टीज को, एक्शन ऑफ ईच सब्सटेंस को, चैप्टर ऑन द सप्लीमेंटरी ड्रग एंड अदर सब्सटेंस कवर द सम 1190 मोनोग्राफ, 1190 मोनोग्राफ, न्यू ड्रग, those are earlier not classified herbal and drug not longer clinical use but still in interest, जो है अभी तो इस्तेमाल नहीं लेकिन फिर भी वो इंटरेस्ट की चीज़ें हैं तो उसको एक अलग से चैप्टर बना के रखा गया है। और मोनोग्राफ और सम टॉक्सिक सब्सटेंस भी इंक्लूड किए गए मार्टिनडेल के अंदर। इसके अलावा प्रिपरेशन है जो कि 1,80,000 एटम्स जो हैं वो मोर 43 कंट्रीज से या रीजन से, जिसके अंदर चाइना भी शामिल है, इन सब कंट्रीज यानी 43 कंट्रीज से वो चीज़ें सारी आइटम जो है उसके अंदर अरेंज की गई, उसकी प्रिपरेशन बताई गई है। डायरेक्टरी दी गई है मैन्युफैक्चरर के लिए, कोई 20,000 एंट्रीज हैं, और फार्मास्यूटिकल टर्म्स एंड वेरियस लैंग्वेज। दिस इंडेक्स लिस्ट नियरली 4600 फार्मास्यूटिकल टर्म्स एंड रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड 13 मेजर यूरोपियन लैंग्वेज के अंदर एज एन एड टू द नॉन नेटिव स्पीकर इन इंटरप्रेटिंग द पैकेजिंग प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन आर ऑन प्रिस्क्रिप्शन रिटन इन द अनदर लैंग्वेज। तो ये इतनी यानी कि 13 लैंग्वेज के अंदर उन्होंने क्यों दिया, ताकि किसी ऐसे मुल्क में जाए जो मेडिसिन बिके तो वो मार्टिनडेल में से देख के पढ़ सकें कि अच्छा इसमें इंग्लिश पे ये लिखा हुआ है तो हमारी लैंग्वेज में इस लफ्ज़ का ये मतलब है, इस टर्म का ये मतलब, इसका ये यूज़, ये इंडिकेशन। तो मार्टिनडेल एक ऐसे रेफरेंस के तौर पे भी हो सकती है कि ऐसे कंट्रीज जिनके अंदर जो है वो जो मेडिसिन बिक रही है
उसके ऊपर जो लैंग्वेज लिखी गई वो किसी दूसरे मुल्क की नेटिव लैंग्वेज है, इसकी नहीं है, तो वो मार्टिनडेल को इस्तेमाल करते हुए वो सारी इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट कर सकता है, समझ सकता है। जनरल इंडेक्स दिए गए हैं, कोई 1,75,000 एंट्रीज इसके अंदर मौजूद हैं जनरल इंडेक्स के नाम पे, जिसमें अप्रूव नेम दिए हैं, सिनोनिमस हैं, केमिकल नेम्स हैं, एक सेपरेट जो है सेक्शन बनाया गया लिस्ट जिसमें नॉन प्रोप्राइटरी और प्रोप्राइटरी नेम्स दिए गए हैं इन रशिया एंड यूक्रेन के इंक्लूडिंग, और डिजिटल वर्जन जो है इसका अवेलेबल है जिसके अंदर और एडिशनल 1,000 ड्रग मोनोग्राफ ऐड किए गए हैं, 60,000 से ज़्यादा प्रिपरेशन नेम्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं, 5,000 मैन्युफैक्चरर्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी मार्टिनडेल के हवाले से कि मार्टिनडेल एक्स्ट्रा फार्माकोपी यानी फार्माकोपिया से ये भी बड़ी चीज़ है ये, यानी कि किसी भी कंट्री में इस्तेमाल हो सकती है, और इसका भी एक बेसिक मकसद तो यही है ना कि पूरी वर्ल्ड को, ग्लोबल को जो है वो यूनिफॉर्म किया जाए, सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठी किया जाए, एक जगह पे लाया जाए। अदर यूजफुल बुक्स कौन सी है हमारे पास जो आपके लिए एज ए फार्मासिस्ट आप बन रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी है? बेंटले टेक्स्ट बुक है फार्मास्यूटिक्स की, रिमिंगटन है फार्मास्यूटिकल साइंस, इंट्रोडक्शन फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म है, एंसल जिसे हम कॉमन नेम है, डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन, डिस्पेंसिंग फॉर फार्मास्यूटिकल स्टूडेंट्स बाय कॉपर एंड गन, और द थ्योरी एंड प्रैक्टिकल ऑफ इंडस्ट्रियल फार्मेसी बाय लैकमैन। तो ये सारी बुक्स ऐसी हैं जो आप पढ़ेंगे भी और आपके टेन्योर जो है 5 साल का, इसके अंदर आप इसको बार बार इसके साथ इन टच रहेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे बेल आइकन को प्रेस करें और साथ में रेड बटन को प्रेस करें, सब्सक्राइब कर लें। बेल को प्रेस करने का मकसद ये कि कोई भी इस चैनल पे वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक आपके पास पहुंच जाएगा। तो इस वीडियो को शेयर करें, जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स जो है वो आपके क्लास फेलोज उनके साथ, दूसरे इंस्टीट्यूट के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, डिफरेंट फॉर्म जो फेसबुक है उसके ऊपर ये नीचे जो है अकाउंट दिए गए, इन पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, और फेसबुक पेज जो मेरा ऑफिशियल है उस पर आप फॉलो कर सकते हैं आके मुझे, और वहाँ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो के नीचे भी आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिखेंगे तो उसका आपको कंप्लीट जवाब दिया जाएगा।